फेगोसाइट्स, है ना, दो हम लोगों ने देखा, मोनोसाइट एंड पीएमएनएल। ठीक है, तो फेगोसाइट्स क्या करते हैं बेटा, दे डू फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइट्स क्या करते हैं, दे डू फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, इसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्टेप्स ऑफ फेगोसाइटोसिस। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, देखेंगे स्टेप्स ऑफ फेगोसाइटोसिस। ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर क्या रहेगा, ब्लड रहेगा। मान के चलो ये कोई टिश्यू है ना, मान के चलो ये कोई टिश्यू है। ठीक, ये कौन सा जगह है, ये ब्लड वेसल है और ये हमारा टिश्यू है। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस या टिश्यू स्पेस, है ना। इसमें क्या रहेगा भाई, सूखा सूखा तो नहीं रहेगा, टिश्यू फ्लूइड रहेगा यहाँ पर। लिम्फ होंगे। लिम्फ नहीं होता है बेटा, लिम्फ इसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू के आसपास जो भी फ्लूइड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मान के लिम्फ चलो, क्या होता है, लिम्फ तो यही होता है ना। नहीं बेटा, आप सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़े हो क्या। पढ़े हैं सर। तो बेटा ये टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फेटिक वेसल में जाएगा तो उसको लिम्फ बोलेंगे। ठीक है, ये टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फेटिक वेसल में जाएगा तब उसको लिम्फ बोलेंगे। मतलब नाम बदल जाता फ्लूइड का, बाकी चीज हाँ वही है। हाँ, नहीं चीज वही नहीं है, थोड़ा डिफरेंस रहता है इसमें और उसमें, कंटेंट का डिफरेंस रहता है। ठीक है, एक बार देख लेना, पुराना रिवाइज कर लेना। तो ये जो हमारा टिश्यू फ्लूइड है, मान के चलो यहाँ कोई पैथोजन है। ठीक है, मान के चलो यहाँ पर कोई पैथोजन है। ठीक है, कोई भी पैथोजन है, ठीक, या एंटीजन है। ठीक, अब क्या होगा कि फेगोसाइटोसिस में, अब जो भी फेगोसाइट्स हैं, है ना, जो भी फेगोसाइट्स है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फेगोसाइट्स होते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के फेगोसाइट्स होते हैं, है ना। टिश्यू के फेगोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं। ठीक है, ब्लड के मैक्रोफेज होते हैं, फेगोसाइट्स होते हैं। तो जैसे ब्लड का जो मेन हमारा फेगोसाइटिक सेल्स है, तो मान के चलो कि ये एक डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, ये एक डब्ल्यूबीसी है, हमारा फेगोसाइटिक सेल है। ठीक है, तो फेगोसाइटिक सेल ही फेगोसाइटोसिस करेगा। समझ आ रहा बात, चलिए, तो इसको मैं ब्लैक से बना देता हूं। ये हमारा डब्ल्यूबीसी सेल्स है। ठीक, अब ये डब्ल्यूबीसी जो रहता है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके आसपास में क्या होगा बेटा, केमिकल रिलीज होंगे। वो केमिकल मतलब ये पैथोजन का जो भी केमिकल है, वो केमिकल इस एरिया के आसपास में पहुंचेगा। और यहाँ पर मान के चलो बहुत सारे पैथोजन हैं। तो क्या होगा कि जो ब्लड वेसल है ना, ये जो ब्लड वेसल है, इससे डब्ल्यूबीसी को बाहर आना है। तो ऐसे कभी नहीं आ सकता ये नॉर्मली, क्यों, क्योंकि ब्लड का फ्लो इतना ज्यादा रहता है कि वहां से कोई भी डब्ल्यूबीसी, स्पेशली सेल्स, है ना, डब्ल्यूबीसी या फिर लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि ब्लड का फ्लो होता है ना। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक नाव चल रही है ना, ये पानी है, ये नदी है। ठीक है, ये एक नदी है, नदी में कोई नाव है ना, नदी में कोई नाव है। तो इस नाव में बैठे जो भी पर्सन है, ठीक है, जो भी पर्सन है, उस पर्सन को किनारे पे आना है। तो अगर इस पानी का फ्लो ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, किनारे पे नहीं आ पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, दो चीज करना पड़ेगा, या तो इस पानी के फ्लो को कम कर दिया जाए, पानी के फ्लो को कम कर दिया जाए, तो धीरे धीरे ये जो है ये नाव किनारे पे आने लग जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आसानी होगी यहाँ से यहाँ पर मूव करना, किनारे पे मूव करना। स्पीड में रहेगा पानी तो कूद तो ना जाएगा वो। ठीक है, या तो दूसरा तरीका ये होगा कि इस नदी की चौड़ाई को हम बढ़ा दें।
इस नदी की चौड़ाई को हम बढ़ा दें आगे चल के, तो उससे क्या होगा, वाटर का फ्लो कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। फ्लो कम हो जाएगा। वाटर का फ्लो कम होगा तो यहाँ पर से फिर किनारे में और किनारे से बाहर जाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हमारा ब्लड में होता है कि जैसे ही कोई पैथोजन है तो ये डब्ल्यूबीसी को बाहर निकलना है ना, फेगोसाइट्स को बाहर निकलना है। तो क्या होगा कि क्या होगा, हम ब्लड का जो फ्लो है भाई, यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड के फ्लो को तो हम नहीं कम कर सकते ना। ऐसा तो नहीं है कि हमको क्या बोलते हैं, हमको किसी माइक्रोब से लड़ना है तो हमको ब्लड का फ्लो कम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि माइक्रोब तो बेटा अभी भी आपकी बॉडी में है ना, हमारी बॉडी में अभी भी घुस रहे हैं। तो जल्दी आया करो यार, लेट आते हो सब लोग। ठीक है, बॉडी में अभी माइक्रोब घुस रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ब्लड प्रेशर फट से कम हो गया, नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स को क्या किया जाएगा, डायलेट कर देंगे। ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे तो क्या होगा, ये किनारे पे आ जाएगा, किनारे पे आएगा। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी आ गया। तो इस सबसे पहला स्टेप जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन क्या होता है, वैसो डायलेशन मतलब क्या होता है, वैसो डायलेशन मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना। ब्लड वेसल्स को डायलेट करना, है ना। अच्छा, वैसो डायलेशन के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है, हिस्टामिन। हिस्टामिन, है ना। ध्यान रखेंगे, ब्लड में जो हिस्टामिन होता है वो यूज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, किनारे पे आएगा, डब्ल्यूबीसी किनारे पे आएगा, इसको बोलते हैं क्या, एडहेशन, इसको बोलते हैं एडहेशन। ठीक है, वो आके यहाँ पर, को बोलते हैं। हाँ, किनारे आने को एडहेशन मतलब सरफेस पे चिपक गया ब्लड वेसल पे, है ना, किनारे पे आके चिपक गया, एडहेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे डब्ल्यूबीसी का एडहेशन होगा। ठीक है, किनारे पे मतलब सीधी सी बात है, जो चौड़ा ब्लड वेसल है वहीं पर आके ये लोग किनारे पे आ जाएंगे, बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि अब ये लोग बाहर निकलेंगे, अब ये लोग बाहर निकलेंगे, ये लोग बाहर निकलेंगे। तो डब्ल्यूबीसी का जो माइग्रेशन होता है, डब्ल्यूबीसी का जो माइग्रेशन होता है ब्लड वेसल के अंदर से ब्लड वेसल के बाहर, या फिर किसी भी टिश्यू के अंदर से किसी भी टिश्यू के बाहर, ठीक है, तो मेनली ब्लड वेसल के अंदर से जब ये बाहर जा रहा है ये डब्ल्यूबीसी, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायापेडेसिस, है ना, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, डायापेडेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायापेडेसिस। तो पहला स्टेप क्या होगा, वैसोडाइलेशन। दूसरा स्टेप क्या होगा, एडहेशन। तीसरा स्टेप क्या होगा, डायापेडेसिस। फिर उसके बाद क्या होगा भाई, केमिकल के द्वारा ये इसके पास जाएगा, कीमोटैक्टिक। ठीक है, तो चौथा स्टेप क्या होगा भाई, माइक्रोब के पास पहुंचना है तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है, कीमोटैक्सिस। तो ये कीमोटैक्सिस करेगा, देन उसके बाद ये इसके पास आके क्या करेगा, इसको खा जाएगा। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, ठीक है, फेगोसाइटोसिस में पहले क्या करेगा, उसके साथ जुड़ेगा, अटैचमेंट होगा, देन उसके बाद क्या होगा, उसको खा जाएगा, इंजेस्ट करेगा, इंजेस्ट करने के बाद क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, किसके अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर। ठीक है, तो चौथा स्टेप कीमोटैक्टिक मूवमेंट, पांचवा स्टेप फेगोसाइटोसिस, इट इज इंजेक्शन ऑफ एनी पैथोजन। ठीक है, क्लियर है, समझ आया, ये आगे बहुत जगह काम आएगा इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। चलो, इसको लिख लिया रहो अपने हिसाब से। हो गया,
हटा दूं? जी सर। यस सर। अब इननेट इम्यूनिटी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे हाईएस्ट श्रेय चंद्राकर का आया है 675, संस्कार 585, थर्ड अंशिका त्रिपाठी 528, फिर देन उसके बाद एशलीन, देन आयुष। आप लोग 400 की कैटेगरी में हो। वेदांशु, तृप्ति, आप लोग 400 के जस्ट नियरेस्ट हो। बाकी लोगों के मार्क्स 300 भी टच नहीं किए हैं। सर इस बार आशी, आशी, आशी आई है नहीं आई है? एशलीन, एशलीन यस सर। टेस्ट क्यों नहीं दे बेटा? सर दिया था। एब्सेंट दिखा रहा है। आप बैच 1 में हो कि बैच 2 में देते हो? बैच 1। आपका तो एब्सेंट दिखा रहा है। हंसिका टेस्ट दी थी? इस बार तो नहीं दे पाई थी सर। कौशल टेस्ट नहीं दिए थे भाई? किरण भी नहीं दी। साक्षी टेस्ट क्यों नहीं दी? उर्वशी, तनिष्क, आप लोग टेस्ट ही नहीं देते हो। न्यू, बाकी जो दूसरा जो है आप लोगों का सेकंड बैच वाले लोगों में रुचिता दी है, बॉबी। आप लोगों का बेटा 400 भी क्रॉस नहीं कर रहा है। बॉबी, मोरिना, विदिता, अल्फी, रौनक। अंकिता साहू क्यों नहीं दियो बेटा टेस्ट? हेमा टेस्ट नहीं देती हो कभी। मयूरेश भी नहीं देता है। श्रद्धा सोनी भी नहीं दे रही है। श्रेया, वेनु टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो? टेस्ट दो यार आप लोग, क्यों नहीं देते हो टेस्ट? बताओ भाई। वेनु, याशिका, एज अ ग्रांट मत लो यार टेस्ट को। क्यों भाई विनय, क्या हो गया? इतने दिन बाद आ रहे हो, टेस्ट भी नहीं देते हो। ठीक है। शायद इस साल मौज मस्ती के लिए रखे हैं, अगले साल एक आध कोर्स वोर्स ज्वाइन करने का प्लान है सबका। अच्छा, आप में से कितने लोग टेस्ट नहीं दिए हैं? खुद से हाथ उठाओ, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो,
हैंड रेस करो भाई। विनय, अन्वेषा, हंसिका, याशिका, हेमा, श्रेया, वेनु। अच्छा सब लोग हाँ हाथ नीचे करो, सब लोग हाथ नीचे करो जल्दी से। चलिए टेस्ट दिया करो यार आप लोग, है ना, बहुत गंदी आदत है टेस्ट ना देने की। चलिए तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, हम लोगों ने देख लिया है कि आफ्टर बर्थ, है ना, किसी डिसीज से एक्सपोज होने के बाद कोई इम्यूनिटी अगर हम अडेप्ट करते हैं तो उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। भाई जैसे कोरोना वायरस के लिए इम्यूनिटी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस के लिए हो गया, इन्फ्लुएंजा के लिए हो गया, मम्स के लिए हो गया, चिकन पॉक्स के लिए हो गया, तो जो भी इम्यूनिटी हम एक्वायर्ड करते हैं लाइफ में, अडेप्ट करते हैं, है ना, इसलिए उसको एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसके कुछ कुछ फीचर्स होते हैं, इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको एग्जाम में मिलेगा। क्या क्या फीचर्स, क्या क्या होंगे भाई इसके, कि ये इसमें क्या रहता है, ये स्पेसिफिक होता है, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी। ठीक है, ये स्पेसिफिक होता है बेटा, है ना, हर एक पैथोजन या माइक्रोब या कोई भी डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म है ना, उसके खिलाफ क्या होगा ये, कि एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप करेगा। ऐसे नहीं एक इन जनरल, जैसे इननेट इम्यूनिटी में हम लोगों ने देखा इन जनरल इम्यूनिटी रहती है, सबके लिए एक जैसा रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, एक स्पेशल टाइप का इम्यूनिटी डेवलप होगा, दैट इज स्पेसिफिक डेवलप होगा फॉर स्पेसिफिक डिसीज, स्पेसिफिक डिसीज के लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी होगा। ठीक है, इसमें डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, कि ये अपना सेल्स और कोई फॉरेन सेल्स को पहचान पाता है। ठीक है, अपने सेल्स और फॉरेन सेल्स में डिस्क्रिमिनेशन या पहचान पाने की काबिलियत होती है इसके में। ठीक है, डाइवर्सिटी समझते हैं, ये डाइवर्स नेचर का होता है, कि कौन अपना है कौन पराया है, इसको बहुत अच्छे से समझ आता है। ठीक, कभी कभी नहीं समझ आता है तो उसी को हम ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं, जैसे कभी कभी नहीं समझ पाया तो उसको हम ऑटो इम्यून डिसीज बोलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेमोरी, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी, इसमें मेमोरी होती है। हर एक एनकाउंटर जो भी होता है, एनकाउंटर मतलब जो भी लड़ाइयां होती है, ठीक है, इम्यूनिटी, इम्यून सेल्स एंड डिसीज्ड सेल्स, या पैथोजन, माइक्रोब या एंटीजन, तो जो भी एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, दैट इज फॉरेन एंटीजन, ठीक है, उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम जब भी लड़ाई करेगा तो उसका एक मेमोरी बन जाता है, कि हाँ ये ऐसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई महाभारत या रामायण हुआ था, तो उसकी एक मेमोरी किसी ने लिख दी है ना, समझ आ रहा बात, तो किसी ने लिखा है कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो जो भी लड़ाइयाँ हुई थी रामायण में या महाभारत में, तो जो भी लड़ाइयाँ हुई थी उसको किसी ने लिख दिया, ये बताया गया था कि इसको ऐसा ऐसा किया गया है, लड़ाई ऐसा ऐसा हुआ है। वैसे ही कोई भी लड़ाई जब होती है बॉडी में एंटीजन के साथ में, हमारे इम्यून सिस्टम के साथ में, तो ये एक मेमोरी क्रिएट करके रखता है। ठीक है, आगे देखेंगे ये मेमोरी का क्या काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मेमोरी रहती है हर एक एनकाउंटर का। मेमोरी, जो भी लड़ाई होगी, जो भी पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो एक मेमोरी डेवलप हो जाता है कि भाई इसके अगेंस्ट ऐसे लड़ा जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। समझ आ रहा बात? अब डाइवर्सिटी को क्या एक्सप्लेन किया आप? डाइवर्सिटी का मतलब है बेटा डिस्क्रिमिनेशन, है ना, ये डिस्क्रिमिनेट, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड अदर सेल्स। ठीक है, बिटवीन सेल्फ एंड अदर सेल्स। ठीक है, खुद के और दूसरे के सेल्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, तो इसमें डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग पहचानने की क्षमता होती है। चलिए, अब ये मेमोरी के बेसिस पर ही क्या होता है बेटा, कि क्या होता है, जैसे कोई भी पहली लड़ाई होगी तो उसके अगेंस्ट एक मेमोरी सेल्स बन जाता है। मेमोरी सेल्स से क्या होता है, कि जब भी वो सेकेंड टाइम एंटर करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेमोरी का एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे आप सभी को लाइफ में कभी ना कभी चिकन पॉक्स हुआ है कि नहीं हुआ है?
आप लोगों को? यस सर। यस चिकन Yes. पॉक्स होता है, sir, बचपन yes, में sir. होता है, कई लोगों को, आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को उसके वैक्सीन लग चुके होते हैं, इसलिए ज्यादा सीवियर नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे तो जहां तक लगता है कि मुझे ज्यादा कुछ वैक्सीन लगा नहीं है कोई चीज का, ठीक है। तो क्या होता है कि वैक्सीन लग जाता है, जैसे वैक्सीन नहीं लगा किसी को बचपन में चिकन पॉक्स, तो पहले जमाने में ऐसा होता था कि भाई चिकन पॉक्स हर एक को लाइफ में एक बार, मिनिमम एक बार होना ही है, और मैक्सिमम लोगों में सिर्फ एक ही बार होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब कभी चिकन पॉक्स होता है तो उसका जो वायरस है, ठीक है, वो वायरस बॉडी में गया, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हुई और एक मेमोरी बन जाती है कि भैया, मेमोरी सेल्स बन के रेडी हो जाता है कि ये जो इम्यून सेल्स हैं, ये जो इम्यून सेल्स हैं, ये सेल इस वायरस से लड़ने के लिए है, तो वो बन के बॉडी में रेडी रहता है, ठीक है। कहाँ होता है वो सब आगे देखेंगे। तो बन के बॉडी में रेडी है, ठीक है। अब लाइफ में कभी भी चिकन पॉक्स वाले के संपर्क में जैसे ही आप आओगे, तो क्या होगा, जैसे आप संपर्क में आओगे तो क्या होगा बेटा, कि जैसे ही वो वायरस बॉडी में जाएगा तो बॉडी तुरंत रिएक्ट करता है। देखो, हमारे पास इम्यून सिस्टम बहुत सफिशिएंट है, लेकिन इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है, ठीक है। जैसे ही कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करता है, तो क्या होता है कि सबसे पहले उसको सोचा जाता है, समझा जाता है कि ये क्या चीज है, देन उसके बाद उसके खिलाफ रिएक्शन स्टार्ट किया जाता है। तब तक कभी कभी माइक्रोब जो है, जो भी पैथोजन है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और हम डिसीज्ड हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद बीमार होते होते हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी बढ़ने लगता है, और फिर जब हम दवाइयाँ खाते हैं तो कोई भी पैथोजन है उसका जो नंबर है उसको रोका जाता है, फिर उस पैथोजन को हमारी बॉडी खत्म करके डिसीज को क्योर करवाती है, ठीक है। लेकिन इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है एक मेमोरी के रूप में, ठीक है। तो अब कभी लाइफ में चिकन पॉक्स का वायरस घुसा, तो हमारे पास तो पहले से उस वायरस से लड़ने के लिए सेल्स पहले से रेडी हैं। तो ये क्या होता है कि कोई पूछताछ नहीं होता है। पूछताछ का मतलब है कि उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि तू हमारा है या पराया है, तुरंत पता चल जाता है इम्यून सिस्टम को, और वो जो मेमोरी सेल्स जो स्टोर हैं बॉडी में, वो तुरंत निकलेंगे, ब्लड में आएंगे और तुरंत अटैक करेंगे और बीमारी बढ़ने से बचा लेंगे हमको, ठीक है। तो ये मेमोरी होता है ना। इसी पे बेस्ड हमारा वैक्सीनेशन होता है। ये समझ आ रहा है? मेमोरी का मतलब समझ आ रहा है कि चिकन पॉक्स हमको लाइफ में एक बार ही क्यों होता है? क्योंकि उसके सेल्स हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, मेमोरी सेल्स, ठीक है, उस बीमारी के सर लिए। इसके सर्दी दोबारा जुकाम के ऐसे मेमोरी सेल्स नहीं होते क्या? उसके लिए भी होते हैं, यही तो मैं आप लोगों को पहले भी बताया था हर अभी बार एग्जाम क्यों में। होते हैं? नहीं, मैं आप लोगों को बताया था ना, अभी पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में ये बताया है कि सर्दी जैसे होता है, तो अगर आपको सर्दी हुआ है, हफ्ता 10 दिन में सर्दी ठीक हो गया है, उसके बाद अगर आप किसी सर्दी वाले जो भी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको सर्दी है, उसके कांटेक्ट में आओगे तो आपको तुरंत 2 दिन बाद सर्दी नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया था? कब हो सकता है? 14 दिन, 21 हाँ, दिन बाद हो उसकी सकता है। लाइफ होती है। तो हर एक मेमोरी सेल्स की एक लाइफ होती है, किसी का शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, किसी का लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, किसी का लाइफ टाइम होता है। तो जैसे चिकन पॉक्स का ये मानते हैं कि ये लाइफ टाइम होता है, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम की होती है। तो जैसे सर फ्लू लेकिन वायरस, बोलते हैं ना कि एक बार हो जाता है तो फिर दोबारा भी नहीं होता। इसीलिए तो बोला ना बेटा, दोबारा नहीं होता, क्योंकि लाइफ टाइम होती है उसकी वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है जो मेमोरी सेल्स हैं चिकन पॉक्स के लिए, वो जिंदगी भर के लिए बने हुए होते हैं। कुछ सेल्स, कुछ बीमारी के जो इम्यूनिटी होती है, जैसे कि आपको जो कॉमन फ्लू होता है, ठीक है, सर्दियों में, ठीक है, तो उसका जो इम्यूनिटी होती है वो कुछ समय के लिए होता है, लंबे समय के लिए नहीं होता, कुछ समय के लिए डेवलप होता है वो। तो कुछ दिनों से लेकर के कई सालों तक का रहता है, ये रेंज होता है। तो इसीलिए कुछ बीमारियों के लिए कुछ कुछ साल में वैक्सीन डाला जाता है, और कुछ के लिए सिर्फ एक बार डाला जाता है वैक्सीन, ताकि वो लाइफ टाइम बना रहे। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी है, कौन सा वायरस है, पैथोजन है, उसके अगेंस्ट कैसी टाइप की इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। तो मेमोरी कुछ दिन से लेकर के कई सालों तक हो सकती है। सर ठीक है, तो समझ आ रहा है? रिकवर कर लिया उसको वापस करना नहीं होगा? वही तो बताया ना बेटा, इसका जो मेमोरी जो सेल्स हैं वो साल भर के लिए रहेगा, 8 महीना से लेके 12 महीना तक।
ज्यादा का नहीं है, लाइफ टाइम नहीं है। इसका जो कोरोना वाला। इम्यूनिटी डेवलप हो, हाँ इम्यूनिटी जो डेवलप होगा ये जिंदगी भर के लिए नहीं है, ठीक है, ये 1 साल के अंदर है। आपको फिर से 1 साल बाद फिर से बूस्टर डोज डलवाना पड़ेगा बॉडी में। तो ये चलता रहेगा, अभी वैक्सीनेशन 2-5 साल तक चलता रहेगा कोरोना वायरस का। समझ आ रहा है? यस सर। चलो देन उसके बाद आते हैं, ये हटा दूं मैं, इसके फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट समझ आ गया, स्पेसिफिसिटी, डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी एंड मेमोरी। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि इनेट इम्यूनिटी में क्या चीज नहीं देखा जाता, उसमें एक ऑप्शन रहता है हमेशा, मेमोरी, ध्यान रखेंगे। तो मेमोरी इज अ फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। देन उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कितने टाइप हैं? हम लोगों ने 2 टाइप देखा। कौन कौन से 2 टाइप? एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। एक्टिव में हम लोगों ने 2 टाइप देखा, क्या क्या बताओ? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। पैसिव में हम लोगों ने 2 टाइप देखा, क्या क्या? नेचुरल एंड इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। तो पैसिव का मतलब क्या बताया था मैंने? जिसमें बॉडी खुद से काम नहीं कर रही है। हाँ, उनको रेडीमेड एंटीबॉडी दिया जा रहा है, रेडीमेड इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें एक्टिव होकर के बॉडी खुद से इम्यूनिटी बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी या इम्यून सेल्स बनाएंगे, ठीक है। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है भाई? कि भाई जैसे किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, किसी पहचान वाले को टीबी हो गया है, अब एकदम से जाके उसके पास घुस के एकदम, और भाई कैसा है ना, अरे टीबी हो गया तेरे को, सुनने में आया है, सुनने में क्या है भाई, मैं बीमार हूं ऐसे बोलेगा। तो और पूछेगा, अरे कोई बात नहीं, कोई तेरे पास नहीं आता, मैं हूं तेरे पास। दिन भर बैठे रहोगे तो इतना सारा बैक्टीरिया अंदर घुसने वाला है, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट एक्सपोजर, ठीक है, और क्लिनिकल इन्फेक्शन, तो वो नेचुरल में आ जाएगा। तो बॉडी फिर उस टीबी के बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या होगा? इम्यूनिटी डेवलप करेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक्सपोज मत हो, नेचुरल एक्सपोज मत हो, क्योंकि वो डेंजरस माइक्रोब है, बैक्टीरिया वायरस है जिससे हम डायरेक्टली एक्सपोज हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? वैक्सीन आर्टिफिशियल लगवा, इन्फेक्शन। है ना, आर्टिफिशियल इन्फेक्शन क्या से? जैसे वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन की शुरुआत कहां से हुई? एडवर्ड जेनर जो रहते हैं, इन्होंने वैक्सीनेशन का टर्म दिया एंड वैक्सीनेशन की शुरुआत की। तो एडवर्ड जेनर की एक छोटा सा कहानी है कि इन्होंने देखा कि जो मिल्क मेड होते हैं, ठीक है, जो दूध वाले लोग होते हैं, है ना, ग्वाले लोग, इनमें एक ये जो चिकन सॉरी जो स्मॉल पॉक्स का जो बीमारी है वो इनको नहीं होता है। तो इसने स्टडी किया कि स्मॉल पॉक्स की बीमारी इन मिल्क मेड लोगों को, या जो दूध बेचने वाले हैं, जिनके घर में गाय होती है, जो दूध का कारोबार करते हैं, है ना, ठीक है, जिनके घर में दूध है, दूध निकलता है, ठीक है, गाय से, उनको ये बीमारी नहीं होती है। तो उन्होंने पता लगाया कि इनको ये बीमारी क्यों नहीं होती है। तो उन्होंने स्टडी में पाया कि इनको स्मॉल पॉक्स जैसा एक छोटा बीमारी होता है, स्मॉल पॉक्स जैसा सिमिलर डिसीज होता है काउपॉक्स, ठीक है। समझ आ रहा बात? मिल्क मेड जो होते हैं उनमें एक बीमारी होती है काउपॉक्स, ठीक है, ये भी वायरल है, ध्यान रखेंगे। काउपॉक्स डिसीज पाया जाता है, ठीक है, काउपॉक्स डिसीज पाया जाता है, जो कि स्मॉल पॉक्स का माइल्डर फॉर्म होता है। स्मॉल पॉक्स बहुत खतरनाक होता है बेटा, उससे डेथ भी हो जाती है, ठीक है, हैवी फीवर वगैरह आते हैं, बहुत पेनफुल तो होता कुछ है। वो चिकन पॉक्स है ना? हम लोग को हम कौन लोग को सा चिकन पॉक्स पॉक्स, होता है? हाँ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है बेटा, क्योंकि वैक्सीनेशन इतना ज्यादा लगा है हर किसी को कि अब वो खत्म हो चुका है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। जैसे पोलियो खत्म हो गया है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो काउपॉक्स डिसीज जो रहता है इनको होता है, इसीलिए इसका जो सीवियर फॉर्म है इसी के जैसा, तो इन्हीं की फैमिली वाला जो वायरस है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्हीं की फैमिली का वायरस है, ठीक है। तो काउपॉक्स होने के कारण उनकी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई। अब जब भी स्मॉल पॉक्स का वायरस उसकी बॉडी में घुसेगा, इनके बॉडी में, तो ऑलमोस्ट उसी टाइप के प्रोटीन के अगेंस्ट इनकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो वो मेमोरी सेल्स क्या करेंगे? अटैक करेंगे और उसको किल कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, समझ आ रहा बात? तो इन्होंने क्या किया कि मिल्क मेड का जो
जो सोर होता है इनका, जो मान के चलो कि जो स्किन पे जो ऐसे दाने जैसे हो जाते हैं, सूखने के बाद जो पपड़ी निकलता है उसको उन्होंने आइसोलेट किया और उसको क्या किया बेटा, कौन सा वाला डिसीज का, काउपॉक्स का। जैसे मान के चलो किसी को काउपॉक्स है, तो काउपॉक्स डिसीज वाला जो पर्सन है जो रिकवर किया है, ठीक है, तो जैसे चिकन पॉक्स हुआ होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, दाने उसके बाद सूखने लगते हैं, वो पपड़ी निकलने दाग लगता हो, है। हाँ, तो जो नई नई स्किन से जो जो हाँ लेयर हाँ होती है ना हाँ, पपड़ी जैसा, वो निकलता है। और बोला जाता है बेटा, जैसे किसी को अगर चिकन पॉक्स होता है तो उसको अलग सेपरेट कर दिया जाता है, क्योंकि हाईली इन्फेक्शियस होता है, बहुत कंटेजियस होता है ये। उसको अलग कमरे में रखा जाता है, नीम पानी से या डिटॉल पानी से उनको नहलाया जाता है, ठीक है, उनका खाना पीना सब अलग किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत कंटेजियस होता है, हाईली इन्फेक्शियस होता है ये, ठीक है। तो जो पपड़ी होती है उसको जलाया जाता है, पुराने जमाने में ऐसे ही करते थे। तो ये बहुत साइंटिफिकली रीजन है जलाने का, क्योंकि जो स्किन का जो वो जो दाने होते हैं उसमें बहुत सारे वायरस की कॉलोनी होती है, ठीक है। तो वायरस की कॉलोनी को लिया, स्किन का जो सूखा हुआ जो पपड़ी जैसा था उसको उन्होंने डाइल्यूट किया पानी में, देन उसके बाद उसको स्टरलाइज करके इंजेक्ट कर दिया। किस में इंजेक्ट कर दिया? तो काउपॉक्स डिसीज का जो सोर है उसको इंजेक्ट किया इन अ बॉय, एक छोटे बच्चे में उसको इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये बच्चे को क्या डिसीज हुआ? काउपॉक्स हुआ। बहुत माइल्डर फॉर्म होता है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, ठीक है। देन इसको, है ना, 2 मंथ्स लेटर, 2 महीने बाद, जब उसमें वो इम्यूनिटी डेवलप हो गई, ठीक है, 2 मंथ्स लेटर इन्फेक्टेड बाय किससे? स्मॉल पॉक्स से, वो भी जिंदा, ठीक है। उस समय तक ये टेक्निक नहीं थी कि वायरस या बैक्टीरिया को मार के या इनएक्टिवेट करके डाला जाए। तो इंजेक्ट किया गया किसे? स्मॉल पॉक्स से, एंड बॉय नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स डिसीज, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। यहां से उन्होंने टर्म दिया वैक्सीनेशन, यहां से उन्होंने टर्म दिया वैक्सीनेशन, एडवर्ड जेनर ने। समझ आ रहा है? वीडियो चला गया है। जी। अभी आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? यस सर। तो ये जो सारा कुछ है ना, वैक्सीनेशन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वैक्सीनेशन, ठीक है, इज बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है? डाइवर्सिटी, स्पेसिफिसिटी, मेमोरी, कौन सी? मेमोरी। मेमोरी, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी पे। ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे, सिंपल चीज है, क्लियर है? क्यों? क्योंकि जब भी वैक्सीन अंदर जाता है बॉडी के, तो क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, चाहे वो जिंदा वायरस हो,
ठीक है, मरा हुआ हो या फिर उसका सिर्फ प्रोटीन कोट हो, वायरस या बैक्टीरिया जो भी है, तो या तो उसका सिर्फ प्रोटीन कोट हो या उसके जैसा सिमिलर प्रोटीन हो, जो उसकी बॉडी का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उस प्रोटीन, चाहे वो प्रोटीन स्ट्रक्चर हो, तो कुछ भी हो उसके जैसा दिखने वाला जो भी बॉडी है या फिर मटेरियल है उसको बॉडी में डाला जाता है, जिसके अगेंस्ट क्या होता है, इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। इससे क्या होगा, मेमोरी डेवलप होगा, और फिर जब कभी वो पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा तो भैया पहले से हमारी बॉडी में वो मेमोरी बन के रेडी है उससे लड़ाई करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. चलिए हटा दूं इसको। Yes, sir. चलो अब देखते हैं हमारा जो एक्टिव इम्यूनिटी है ना, वो किसके कारण है। एक्टिव इम्यूनिटी जो रहता है भाई, है ना, वो किसके कारण है? क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी तो हमको बाहर से मिल रही है, हमारी बॉडी में जो बन रहा है एक्चुअल में एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो बन रहा है वो एक्टिव ही होता है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है हमारा, ठीक है, वो किसके कारण होता है? ठीक है, कौन से सेल्स के कारण होता है? तो ये दो टाइप के सेल्स का कारण होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होगा कहां पर? डेवलप्स इन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो है ना, तो रेड बोन मैरो, Thymus रेड और बोन मैरो एंड थाइमस। ठीक है, रेड बोन मैरो एंड थाइमस ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। बाकी जो है वो लिम्फ नोड, टॉन्सिल, स्प्लीन, वो सब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। तो ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में डेवलप होंगे, प्रोलिफरेट होंगे। ठीक है ना? चलिए, तो मेनली ये डेवलप होगा कहां पर बेटा? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। ठीक, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जो रेड बोन मैरो होता है, तो हम देखेंगे कि जो रेड बोन मैरो होगा, ठीक है, तो जो रेड बोन मैरो होगा यहां पर से क्या होगा? रेड बोन मैरो यहां से क्या डेवलप होगा भाई? WBC। ठीक है, यहां से क्या डेवलप होगा? WBC। अब WBC के तो बहुत सारे टाइप होते हैं, 5 टाइप के WBC होते हैं, है ना, 5 टाइप के सेल्स होते हैं। WBC के टाइप 2 होते हैं लेकिन सेल्स 5 टाइप के होते हैं। तो मेन जो हमको कौन सा WBC चाहिए जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कारण बनेगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रीजन, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन से WBC के कारण होते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। तो लिम्फोसाइट्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेन जो WBC होते हैं दे आर लिम्फोसाइट्स। ठीक है, समझ आ रहा है बात? मैंने क्या बताया अभी, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी बता रहा हूं, तो कौन सा WBC मेन उसका कारण होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने का? तो लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं हम लोगों ने देखा, एक T लिम्फोसाइट और एक B लिम्फोसाइट। अच्छा, ये सब अगर आता है तो मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। ठीक है, T लिम्फोसाइट जो रहता है एंड B लिम्फोसाइट, ये दोनों लिम्फोसाइट के 2 टाइप होते हैं। B लिम्फोसाइट वो होता है जो बनता बोन मैरो में है एंड मैच्योर भी वही होगा। ठीक है, तो B लिम्फोसाइट जो रहता है फॉर्म्स इन बोन मैरो एंड मैच्योर इन बोन मैरो। ठीक है, T lymphocyte develops from bone marrow and multiplicate and mature in thymus। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया अभी आप लोगों को कि T लिम्फोसाइट हो चाहे B लिम्फोसाइट हो, दोनों के दोनों लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं? तो
बोन मैरो में, बोन मैरो। ठीक है। लेकिन बोन मैरो में बनने के बाद बोन मैरो में ही मैच्योर होगा और डेवलप होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो वो बी लिम्फोसाइट होगा, बी फॉर बोन मैरो। वो लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में ही मैच्योर हुआ, उसका मैच्योरेशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, दैट इज बी फॉर बोन मैरो। और टी लिम्फोसाइट क्या होंगे? ऐसा लिम्फोसाइट जो बना तो रेड बोन मैरो से है, बट वो मैच्योरेशन उसका एंड मल्टीप्लिकेशन उसका कहाँ होगा? तो थाइमस में होगा। तो टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी लिम्फोसाइट। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको हटा रहा हूं, है ना। फिर उसके बाद हम आएंगे लिम्फोसाइट्स। बेटा आप, जैसे मैं कई बार नहीं देख पाता हूँ ना कि कौन लॉग आउट हो गया है और कौन वापस री एंटर कर रहा है, तो आप लोग ना मैसेज कर दिया करो, ठीक है, ग्रुप में, बाकी लोग देख के बता देंगे। चलो हो गया? हटा दूं? क्लियर है इतना? Yes, sir. है ना। चलो, तो अब देखेंगे बेटा लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, कैसे काम करेगा और क्या क्या बनाएगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी मेनली कौन से डब्ल्यूबीसी से डेवलप होता है? एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो मेन सोर्स है कौन सा डब्ल्यूबीसी है? लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। चलिए, देन उसके बाद देखेंगे टी लिम्फोसाइट कहां से होता है, क्या होता है, सब मैंने बता दिया है। देन उसके बाद देखेंगे बी लिम्फोसाइट। चलिए, अब टी लिम्फोसाइट्स के कुछ टाइप्स होते हैं बेटा, टी लिम्फोसाइट के कुछ टाइप्स होते हैं, Killer T helper T suppressor. है ना। तो क्या क्या होंगे हमारे पास? टी किलर, देन टी क्या होंगे? हेल्पर, देन टी सप्रेसर एंड टी मेमोरी, ठीक है। तो किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल जनरली प्रेजेंट नहीं होगा। ये मेमोरी टी सेल कब होगा? जब ये टी सेल्स, ये लिम्फोसाइट जब किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट लड़ाई करेंगे तब वो मेमोरी सेल्स बनेगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कि बी सेल्स क्या बनाता है भाई? एंटीबॉडीज, Army of protein antibodies. है ना, एंटीबॉडीज एंड और क्या बनाएगा? मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स, ठीक। एंटीबॉडीज के टाइप्स होते हैं, Gamde. एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना, ध्यान रखेंगे एंटीबॉडीज। और इसको अपन क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये कितने टाइप के होंगे? 5 टाइप के होंगे, है ना। ये हम लोग देख चुके हैं उस समय, सर्कुलेटरी। हाँ। चलिए, क्या क्या होता है अपन देखेंगे बाद में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि देखो बेटा, जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस हटा दिए, है ना, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब फिजिकल बैरियर से पार हो गए। देखो क्या होता है, ये काम कैसे करता है, ध्यान से समझना कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि है यार हमारी इम्यूनिटी तो है, बट वो फिर भी हमको बुखार हो जाता है, वायरल फ्लू हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाता है, या और भी कोई बीमारी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले जब भी कोई पैथोजन एंटर करता है
तो डायरेक्टली ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये कभी भी डायरेक्टली सामने नहीं आता है, ठीक है, ये बहुत बाद में आता है। तो होगा क्या कि जब भी कोई पैथोजन एंटर करेगा तो भैया उसको फिजिकल बैरियर से पार करना पड़ेगा। फिजिकल बैरियर्स दैट इज इनेट इम्यूनिटी को पहले क्रॉस करना पड़ेगा, देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्टार्ट होती है। तो इनेट इम्यूनिटी में फिजिकल बैरियर आ गया, स्किन वगैरह हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, देन पीएच ऑफ द बॉडी से, देन उसके बाद जो हमारे सेल्स होते हैं, है ना, कौन से फेगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं, इम्यून सेल जैसे कि मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इन सेल से पहले लड़ाई होती है। देन उसके बाद जब ये लोग सफिशिएंट नहीं होते हैं, कब सफिशिएंट नहीं होंगे, जब हैवी क्वांटिटी में बॉडी में कोई एंटर करेंगे। तो हमारे पास जब भी हैवी क्वांटिटी में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर करता है तो जो पहला जो डिफेंस मैकेनिज्म है इन्नेट इम्यूनिटी, वो अपने तरफ से पूरी लड़ाई करता है। अगर फेगोसाइटिक सेल्स की कमी है तो फिर वो क्या होगा, ब्लड में उसकी क्वांटिटी या टिश्यू में उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जो भी पैथोजन है, ठीक है। फिर जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ना चालू होता है फिर ये लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आ गया, पूरा फिजिकल बैरियर वगैरह दुनियादारी इन्नेट इम्यूनिटी को क्रॉस कर लिया, अब वो उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो हमारे जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है उसके लिए, है ना। तो क्या किया जाएगा कि जैसे ही ब्लड में या फिर टिश्यू में कोई पैथोजन दिखता है तो सबसे पहले एक्टिवेट होगा, ठीक है। कौन, ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब इन्नेट इम्यूनिटी को क्रॉस कर लिया गया है, आखिरी सेल्स तक। इन्नेट इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं, जैसे फेगोसाइटिक सेल्स या नॉन फेगोसाइटिक सेल्स, जैसे कि नेचुरल किलर सेल हो गया, एंड फेगोसाइटिक सेल्स में मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये सब अपने तरफ से इन्फेक्शन को रोकने में पूरी कोशिश ये लोग दिखा चुके हैं, अपनी कोशिश पूरा दिखा चुके हैं। देन वो उनकी कोशिश नाकाम हो गई और पैथोजन की क्वांटिटी बढ़ते जा रही है। फिर जब बढ़ते जाएगा तो क्या होगा कि हेल्पर टी सेल जो होता है ये रिकॉग्नाइज करेगा, हेल्पर टी सेल जो रहेगा ये रिकॉग्नाइज करेगा कि यार ये आसपास क्या हो रहा है, मेरे अजीब अजीब टाइप के लोग दिख रहे हैं, ठीक है, इसको तो मैं नहीं जानता। तो ये क्या करेगा, ये केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, ये केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, ये कुछ केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, इसको बोलते हैं इम्यूनो सिग्नल, ठीक है, इम्यून सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इम्यून सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। देन उसके बाद ये जो इम्यून सिग्नल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइन्स, ठीक है। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि इम्यून सिग्नल होता है, इम्यून सिग्नल मैंने उस पिछले क्लास में बताया था क्या, इंटरलुकिन्स, इंटरफेरॉन नहीं बेटा, मैंने उस समय बताया था ना, दो चीज बताया था, इंटरफेरॉन बोलते बोलते मैं इंटरलुकिन बोला था, याद है आप लोगों को। तो आप लोगों ने पूछा था सर ये इंटरलुकिन क्या होता है, तो वो इंटरफेरॉन है, अलग चीज है, ये इंटरलुकिन्स हैं, ठीक है। सिग्नल जो रहता है दैट इज साइटोकाइन्स लिम्फोसाइट एक्टिवेटिंग केमिकल्स, है ना। साइटोकाइन्स क्या होते हैं, ये लिम्फोसाइट एक्टिवेटिंग केमिकल्स होते हैं। तो साइटोकाइन्स अलग अलग टाइप के, दैट इज इंटरल्यूकिन्स, है ना, इसको ILS इंटरल्यूकिन्स। तो ये एक साइटोकाइन केमिकल हो गया, दैट इज इंटरल्यूकिन एंड लिम्फोकाइन्स, इंटरल्यूकिन एंड लिम्फोकाइन्स। तो ये एक केमिकल हो गया लिम्फोकाइन्स। तो ये जो केमिकल है दैट इज साइटोकाइन्स, ये क्या करता है, ये केमिकल सिग्नल क्या करेगा, ये किलर टी सेल को सिग्नल देगा, साथ ही साथ बी लिम्फोसाइट को भी सिग्नल देगा। समझ आ रहा बात। तो हेल्पर टी सेल रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये हेल्पर टी सेल जो रहता है वो एक केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा जो कि किलर टी सेल को और बी लिम्फोसाइट को सिग्नल पहुंचाएगा। ये हो गया इतना। अब क्या होने वाला है देखेंगे, बी लिम्फोसाइट को जैसे ही सिग्नल जाता है कि आपको क्या करना है, आपको सेना तैयार करनी है, ठीक है, बहुत सारी सेना तैयार करनी है, तो एंटीबॉडीज बनेगा, ठीक है, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये पांचों टाइप के एंटीबॉडीज बनेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि किस टाइप का क्या बोलते हैं इन्फेक्शन है या एलर्जी है किसी भी रीजन से, ठीक है। तो देन उसके बाद ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन चालू होगा बहुत सारा। हाँ बोलो सर, जो IgA है वो तो हमें कोलेस्ट्रम से मिलता है,
तो वो कैसे बनेगा? वो तो मिलता है ना पहले से प्रिपेयर्ड। किससे मिलता है? कोलेस्ट्रम मम्मी लोग से मिलते हैं। अच्छा, तो कब तक मिलता है? अभी भी मिल रहा है क्या हमको? नहीं मिल रहा है ना, वही तो, वो कैसे बनेगा? वो तो तो मम्मी लोगों के प्रिपेयर्ड में पहले कहाँ से से बना? मिलता है ना। तो मम्मी लोगों के में कहाँ से मिला? उसकी मम्मी लोगों से। हाँ। और उनकी मम्मी को कहाँ से मिला? उनकी मम्मी लोगों से। बेटा ये सबकी बॉडी में बनता है, ठीक है, सबकी बॉडी में बनता है। वो इनिशियल स्टेज में हमारी बॉडी में नहीं रहता है, ठीक है। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसका इम्यून सिस्टम उतना एक्टिवेट नहीं होता है, इसीलिए कोलेस्ट्रम से ये हैवी अमाउंट में मिलता है हमको। दैट इज आईजीजी प्लेसेंटा से एंड कोलेस्ट्रम मिल्क के थ्रू आईजीए। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चे की बॉडी में ये सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी है ये। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब डेवलप होता है? जब इन्फेक्शन हो। तो इन्फेक्शन हो। तो क्या हम वेट करेंगे क्या कि इसको इन्फेक्शन हो? और ये बहुत स्लो डेवलप होता है, एक्टिव इम्यूनिटी थोड़ा टाइम लगता है। तो भैया अगर बच्चे को थोड़ी बहुत भी इम्यूनिटी नहीं रहेगी तो क्या होगा? तुरंत बीमार पड़ जाएगा और थोड़ा खतरा बढ़ सकता है। तो इसीलिए नेचर ने ऐसा किया है कि भाई कुछ इम्यूनिटी मदर से जाएगा, दैट इज आईजीजी आईजीए मदर से। दो क्यों? क्योंकि ये इम्यूनिटी तभी होगा जब बच्चा एक्सपोज होता है किसी डिसीज से। बिना एक्सपोजर के ये डेवलप नहीं होगा। समझ आ रहा बात? इसीलिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी या एक्वायर्ड या एडेप्टिव बोलते हैं इसको। समझ आ रहा बात? क्यों डेवलप होता, क्यों मिलता है? हाँ। क्योंकि बच्चे में नहीं होता है। एक बार बच्चा धीरे धीरे ग्रो करेगा, बच्चा धीरे धीरे ग्रो करेगा तो फिर उसकी बॉडी में ये सब इम्यून सेल्स डेवलप होना चालू होते हैं, ठीक है, समय के साथ में। चलिए देन अब यहाँ पर ये जो केमिकल्स है ये किलर टी सेल को भी सिग्नल देगा, बी लिम्फोसाइट को। इसने ये बनाया। किलर टी सेल जो होता है ये साइटोटॉक्सिक सेल होता है। साइटोटॉक्सिक होता है, ये ऐसे केमिकल बनाता है जो कि सामने वाले को मार देगा, ठीक है। ये ऐसा केमिकल बनाता है जो कोई भी पैथोजन को मार सकता है, ठीक है। समझ आ रहा बात? तो इसको साइटोटॉक्सिक सेल बोलते हैं, है ना। ये लिम्फोटॉक्सिन सिक्रीट करता है। तो टी किलर सेल को और क्या बोलते हैं? साइटोटॉक्सिक सेल और CD8 सेल। CD8 सेल और साइटोटॉक्सिक सेल, ये इसका एक्चुअल में जो किया गया है CD8। और TH हेल्पर टी सेल को क्या बोलते हैं? CD4 सेल। ध्यान रखेंगे, CD4 सेल और इसको क्या बोलते हैं? CD8 सेल। ये एग्जाम में टी हेल्पर या टी किलर नहीं आता है आजकल, ये CD4 सेल या फिर CD8 सेल के नाम से एग्जाम में आता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो अब क्या होगा बेटा, जैसे ही किलर टी सेल आ गया, सेना बन गई, तो अब क्या होगा कि जो भी माइक्रोब है या पैथोजन है, उस माइक्रोब और पैथोजन को ये जो सेना है ये क्या करेगी? जाके पकड़ लेगी, उसको इनएक्टिवेट कर देगी, ठीक है। तो ये जो सेना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक छोटा सा माइक्रोब है ना। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये क्या करेंगे? ये एंटीबॉडीज जा करके उसके साथ में ऐसा उसको अटैच कर लेंगे, ये ऐसा, ठीक है। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे? उसको अटैच कर लेंगे, ये एंटीबॉडी, ठीक है। ये क्या है? ये कोई पैथोजन है, ध्यान से समझना, ये कोई पैथोजन है। तो ये पैथोजन को क्या करेगा बेटा? ये जाके पकड़ लेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई आतंकवादी है, तो आतंकवादी का हथियार छीन लिया जाएगा और उसके हाथ पैर बांध दिए जाए। कोई एक आतंकवादी है, उसका हथियार छीन लिया जाए और उसका हाथ पैर को बांध दिया जाए, मतलब उसको इनएक्टिवेट कर दिया गया, ठीक है। देन उसके बाद ये सिपाहियों का काम हो गया। देन उसके बाद फिर आता है हमारा बाहुबली। ये कौन है? हमारा बाहुबली है। तो जैसे आप लोगों ने बाहुबली देखा होगा, तो ऐसा भाला में क्या करता है वो, देखिए ना आप लोग बाहुबली 1 में कि तीन चार ऐसे, हाँ, 3-4 लोगों को पनीर टिक्का टाइप का भाले में ऐसा डाल देता है और डाल के ऐसा फेंक देता है, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है? ये लोग उसको रोकने का काम कर रहे हैं और टी किलर सेल मारने का काम करता है। और टी किलर सेल ऐसे केमिकल्स सिक्रीट करता है, साइटोटॉक्सिक केमिकल्स ये रिलीज करता है, जिससे ये सेल की डेथ हो जाएगी, दैट इज पैथोजन की डेथ हो जाएगी। साथ में ये क्या करता है? ये जो फैगोसाइटिक सेल्स है हमारी बॉडी में, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, स्पेशली मोनोसाइट, लार्ज फैगोसाइटिक सेल,
उनको ये इनवाइट करता है, आओ और इनको खाओ। समझ आ रहा बात? आओ और इनको खाओ। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ तो इस पैथोजन को ये खुद भी मारेगा और वहां पर ऐसा केमिकल सिक्रीट करेगा जो लार्ज फैगोसाइटिक सेल्स को उस जगह इकट्ठा करेगा और फिर इस पैथोजन को किल करना चालू करेगा। और ये बहुत तेजी से होता है। ये एक बार ये चालू होगा तो धीरे 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 बेटा इसकी क्वांटिटी बढ़ते जाएगी। टी हेल्पर सेल मल्टीप्लाई होते जाएगा, सॉरी, टी किलर सेल्स की मल्टीप्लिकेशन होते जाएंगे, ये मारते जाएगा। एक समय के बाद जब पैथोजन बहुत कम हो जाएंगे या पूरे खत्म हो गए, इरेडिकेट हो गए बॉडी से, पैथोजन सब खत्म हो गए, उसके बाद क्या होगा बेटा? जबरदस्ती का तो नहीं बनाना है ना, बिना मतलब के तो बनाना नहीं है, तो फिर टी सप्रेसर क्या करेगा? इस पूरे मैकेनिज्म को सप्रेस करेगा। कैसे? टी सप्रेसर इसको सप्रेस करता है बस। हेल्पर टी सेल को सप्रेस किए तो क्या होगा? ये सिग्नल ना ही किलर सेल को देगा, ना किलर सेल अगर नहीं होगा तो मारा पीटी चालू नहीं होगा, बंद हो जाएगा। मैक्रोफेज का बुलावा बंद हो जाएगा, साथ में बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये सबको बैठ के दो लोग देखते रहते हैं। कौन? एक ये देखते रहता है और एक ये देखते रहता है। ठीक है, तो ये देखता है कि ये पर्टिकुलर पैथोजन के को मारने के लिए हमको किस टाइप की एंटीबॉडीज चाहिए। तो उस टाइप की एंटीबॉडीज की मेमोरी स्टोर हो जाती है बी सेल्स में, बी मेमोरी सेल्स में। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए अगर कोई आया तो ये सारी मेमोरी स्टोर हो जाती है मेमोरी बी सेल्स में, पहला। दूसरा, ये जो टी मेमोरी सेल्स हैं, ठीक है, तो टी मेमोरी सेल्स जो रहता है, जैसे जैसे इस पैथोजन के अगेंस्ट ये किलर सेल बनता है, कैसे काम कर रहा है, कैसे मारना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ये सारा स्टोर जो होता है टी मेमोरी सेल में स्टोर हो जाता है। मतलब ये भी एक प्रकार का टी लिम्फोसाइट्स है, ये भी एक प्रकार का टी लिम्फोसाइट है जिसमें मेमोरी रहता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, अब क्या होगा कि अब अगर कोई दूसरा पैथोजन, मतलब सेम पैथोजन लाइफ में कभी दोबारा एंटर किया और अगर ये मेमोरी सेल्स अभी जिंदा हैं, अभी ये खत्म नहीं हुए हैं, मतलब ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है। फॉर एग्जांपल कि जैसे सर्दी हो गया, आप लोगों को सर्दी ठीक हुआ तो उसके 2-3 हफ्ते तक के ये टी मेमोरी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स एंड के जो मेमोरी सेल्स हैं और ये बी मेमोरी सेल्स ये अभी एक्टिव हैं। तो जैसे ही सर्दी के लिए जो नॉर्मल कॉमन जो फ्लू होता है उसका वायरस जैसे ही बॉडी में आएगा तो बेटा रिकॉग्निशन नहीं होगा कि भैया ये एक्टिवेट होगा, फिर इसको बताएगा, फिर इसको बताएगा, फिर ये एंटीबॉडी बनाएगा, इसका क्वांटिटी बढ़ेगा, तब तक तो बीमारी हो जाएगा। तो क्या होता है, ये सब नहीं होगा, सीधा टी मेमोरी सेल्स मल्टीप्लाई होगा और किस में कन्वर्ट होगा? टी मेमोरी सेल कन्वर्ट होगा आगे चल के किसमें? कन्वर्ट्स इनटू टी किलर। तो भैया काम तो यही करना है, मारना, यही तो मारेगा कोई भी पैथोजन को। तो ये सीधा कन्वर्ट होता है टी किलर में और मेमोरी बी सेल सीधा एंटीबॉडीज में, है ना। जो एंटीबॉडी से लड़ाई करनी है वो एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना? यस सर। Yes, sir. सर, हाँ बोलो। टी किलर वाले में आप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और फिर मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, वो क्या बोल रहे थे? समझ नहीं आया। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं बेटा, एंटीबॉडी जब भी किसी पैथोजन को पकड़ेगा, देखो तो सीधी हाँ, देखो कि हमारे वो ना बॉडी फैगोसाइटिक सेल्स को बुलाने लगेगा ऐसे। बुलाएगा, हाँ बुलाएगा वो, कैसे? ठीक है ना। वो तो ये खुद ही ठीक मार वैसे रहा है ना। तो भाई एक थोड़ी ना है, बहुत सारे हैं ना वहां, तो सबको नहीं मार पाएगा वो, तो जितना मार सकता है मारेगा, फिर बाकी वो तो ये भी फैगोसाइटिक सेल्स। केमिकल वही रिलीज करता है, टी किलर ही हाँ, ये रिलीज करता केमिकल है। रिलीज करेगा जिससे फैगोसाइटिक सेल्स आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ मेनली हमारी बॉडी में जो पैथोजन को पूरा जो खत्म करता है, डाइजेस्ट करता है, वो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। मेनली जो डाइजेस्ट करते हैं वो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, किलर टी सेल्स को किल करेगा लेकिन डाइजेस्ट करने का काम फैगोसाइटिक सेल का होता है। ये लोग खाते नहीं है, ये लोग खाते नहीं है, दे आर द किलर, ये मारते हैं बस, है। समझ आ रहा बात? बाकी डिस्पोज करने का काम किसका रहता है? फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स का। तो बेटा ये लोग मार मार के छोड़ेंगे तो जैसे लाशें बिछ जाएंगी ना भाई वहां पर,
तो उनको डिस्पोज भी तो करना है बॉडी को, तो बॉडी को डिस्पोज कौन करेगा? तो फैगोसाइटिक सेल्स, ऐसा होता है। ठीक है, समझ आ रहा है बात? इसीलिए इसीलिए एचआईवी वायरस खतरनाक क्यों है? क्योंकि वो किस पे हमला करता है? सीधा हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल या CD4 सेल को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसकी क्वांटिटी जितनी कम होगी उतना ही ये कम बनेगा, उतना ही ये कम बनेगा। तो सीधी सी बात है, पूरा का पूरा एक्टिव इम्यूनिटी को एक्टिव करने का काम टी हेल्पर का होता है। पूरा का पूरा एक्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने का काम मेनली टी हेल्पर का होता है। तो ये स्टार्टिंग है बेटा, ये बेस होता है, समझ आ रहा है? ये खत्म मतलब इम्यूनिटी खत्म। कौन सा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी खत्म। इसीलिए एड्स का नाम क्या रखा गया है? Acquired AIDS, immunodeficiency syndrome. एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। समझ आ रहा है क्यों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी बोल रहे हैं? क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी खत्म हो जाती है इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अटैक किस पे करता है? एचआईवी वायरस टी हेल्पर पे। समझ आ रहा है इतना? ठीक है, और हम लोगों ने वो भी देखा था ना, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, SCID। Yes. हाँ देखी थी बायोटेक में, ना बायोटेक में वो 4 SCID। साल इसमें की क्या होता है? लड़की को सीवियर कंबाइंड इम्यूनो। इसमें सीवियर कंबाइंड क्यों बोलते हैं? इम्यूनोडेफिशिएंसी। क्यों सीवियर कंबाइंड बोलते हैं? इसमें दोनों सेल्स ही नहीं बनते, मतलब लिम्फोसाइट ही नहीं बनता है इसमें। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट दोनों बनता ही नहीं है। Yes, बात खत्म, है ना? इसलिए कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी बोलते हैं, मतलब इसका और इसका दोनों कंबाइनली डेफिशिएंसी हो जाता है। हाँ ठीक है, यहाँ पर मेनली डेफिशिएंसी इस सेल का हो रहा है, CD4 सेल का, जिसके कारण बाकी काम नहीं करते हैं एड्स में। ठीक है, क्लियर है? हटा दूं? अब देखो क्या क्या नाम दिया गया है। टी लिम्फोसाइट जो होता है ना, टी लिम्फोसाइट जो रहता है वो कितने टाइप के सेल बना रहा है? टी लिम्फोसाइट कितने टाइप के सेल बना रहा है? ये 4 टाइप के सेल बना रहा है। 4 ठीक है, टी लिम्फोसाइट के द्वारा जो इम्यूनिटी होती है उसको और क्या बोलते हैं बेटा? cell mediated immunity. है ना, इसको सेल्यूलर इम्यूनिटी और क्या बोलते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, और उसको AMIS बोलते हैं। बी लिम्फोसाइट के द्वारा जो इम्यूनिटी हो रही है उसको क्या बोलते हैं? और AMIS, एंटीबॉडी मीडिएटेड System या humoral सिस्टम, है ना, इम्यून सिस्टम। और इसको बोलते हैं humoral immune system. इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये लिख लिया है ना, ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। Yes, sir. तो ये आता है एग्जाम में कि CMIS इज ड्यू टू टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, है ना, या क्या किससे बनता है ना, और AMIS इज ड्यू टू विच टाइप ऑफ WBC, दैट इज बी लिम्फोसाइट। CMIS is due to, yeah, cellular immunity is due to T lymphocyte, humoral immunity is due to B lymphocyte। क्लियर हो रहा है? ये समझ आ रहा है? सर आज बोर्ड ब्लर है क्या? नहीं बेटा, वो आपका नेटवर्क इशू है। बोर्ड तो एकदम हीरे के जैसे चमक रहा है। चमक रहा है कि नहीं भाई आयुष? यस सर, एकदम क्लीन। चश्मा लगा के बैठे हो, इतना चमक रहा है। यस सर। चलो ठीक। सर ह्यूमोरल मतलब क्या होता है? ह्यूमरल मतलब बेटा जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो उसका नाम दिया ब्लड है। होता है ना, तो ये भी तो ब्लड ही होता है बेटा, मतलब ब्लड में दोनों होता वजह है, से बनता है। इसलिए नाम रख दिया है। हम्म।
मेनली ये ब्लड में ही रहता है, इसीलिए, या बॉडी फ्लूइड बोल सकते हो, ब्लड नहीं बोलेंगे, बॉडी फ्लूइड बोल सकते हैं, ठीक है, बॉडी फ्लूइड, यस सर। ठीक है, बॉडी फ्लूइड में होता है इसलिए बोल सकते हैं। सर हाँ सर ये टी किलर जो है डायरेक्टली जाकर पैथोजन के सेल को किल करता है ना? हाँ, डायरेक्टली किल मतलब मैक्रोफेज? केमिकल के थ्रू, केमिकल के थ्रू करता है बेटा। हाँ, मैक्रोफेज और- जो होते हैं, फेज मतलब वो लोग खा जाते हैं, ये लोग हाँ, खाते नहीं है। हाँ, और एंटीबॉडीज भी किल करते हैं पैथोजन के ना? एंटीबॉडीज जनरली किल नहीं करते हैं, वो भी वो लोग इनएक्टिवेट करते हैं। जैसे देखो वो लोगों ने पकड़ के रखा है, ठीक है, अब जैसे कि वैसे ही है, जैसे कोई एक मर्डरर है, है ना, एक किसी कोई एक मर्डर करने वाला कोई पर्सन है, तो उसको पकड़ेगा कौन, जेल में डालेगा कौन, और उसको सजा कौन देगा, तीनों अलग अलग है ना। पकड़ेगा कौन, पुलिस वाले, सिपाही, है ना, आतंकवादी हैं तो उसको जो 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 कमांडोस होते हैं, है ना, आर्मी में, वो लोग पकड़ेंगे, ठीक है। मारेगा कौन, जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो लोग मारते हैं, जैसे भाई आतंकवादी है तो बड़े ऑफिसर लोग गोली मार दिए, मतलब एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो मेनली ये लोग पकड़ते हैं, कभी कभी ये लोग ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जिससे वो उनकी डेथ हो जाती है, डेथ होती है, लेकिन मेनली उनको खा के डाइजेस्ट करने का काम मैक्रोफेज का होता है ना, या फैगोसाइटिक सेल्स का होता है। फैगोसाइटिक सेल्स, इसीलिए मैंने दो बताया, ये सभी के सभी फैगोसाइटिक सेल्स नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये लोग फैगोसाइटिक सेल्स नहीं है, ये लोग मार के ये लोग खाते नहीं है, खा के डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ मारेंगे, केमिकल के द्वारा मारेंगे, ठीक है। जैसे ये Yes, sir. इनएक्टिवेट कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, कोई भी प्रोटीन हो उसको पकड़ लेगा, उसके चारों तरफ कवर कर लेगा उसको, ताकि हमको नुकसान ना पहुंचा सके। ये वैसे ही है जैसे कोई आतंकवादी है, बंदूक बंदूक पकड़ के आया हुआ है, उसका बंदूक छीन लेंगे, उसका हाथ पैर बांध देंगे, तो ये काम मेनली एंटीबॉडीज का होता है, ठीक है। और तो इसको एंटीबॉडी, परोस देंगे ना टी किलर को। बस 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 ये लो ऐसा टाइप का, ठीक है। मारो। ये सर ये है ना, सर ये रखिए आप, है ना, ये आपके लिए है गिफ्ट, मारो इसको, तो सामने वाला जो रहता है ये उसको फिर मारेगा उसको, उसके बाद फिर मारने के बाद फिर फोन करेगा, आ जाओ किसको, फैगोसाइटिक सेल्स को, आओ इसको यहाँ से साफ करो, ये सब कचरा हमको नहीं खत्म चाहिए। करो। फैगोसाइटिक सेल्स आएंगे, वो लोग खा के बढ़िया पूरा कोऑर्डिनेटेड है सब कुछ। साफ, हाँ, ये सब केमिकल कोऑर्डिनेटेड होता है ना, समझ आ रहा है बात। तो ये ऐसा इन लोगों का काम रहता है। चलिए, ये साइटोकिन्स दो तरीके के होते हैं, वही लिखवाए ना सर, इंटरल्यूकिन और हाँ, लिम्फोकाइन्स। इंटरलुकिन, लिम्फोकाइंस। इंटरलुकिन जो रहता है वो मेनली ये किलर सेल को सिग्नल देता है, लिम्फोकाइंस मेनली बी लिम्फोसाइट्स को देता है, ठीक है, ये इम्यून रेस्पॉन्स है, ये केमिकल्स हैं। चलो ठीक है, इतना समझ आ गया। एक होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, हटा दूं, ये हटा दूं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ना, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होते हैं, लाइक एग्जांपल मैक्रोफेज। मैक्रोफेज किसको बोलते हैं, कौन सा होता है मैक्रोफेज, हम लोगों ने अभी ब्लड मैक्रोफेज पढ़ा था, कौन सा होता है ब्लड में मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स ब्लड एंड मैक्रोफेज, मोनोसाइट। बेटा न्यूट्रोफिल जो रहता है वो मैक्रोफेज नहीं है, मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेज नहीं है, वो फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स दो टाइप के, एक बड़ा और एक नॉर्मल वाला। अच्छा, तो जो बड़ा होता है वो मोनोसाइट होता है, लार्ज मैक्रोफेज, समझ आ रहा है, मैक्रोफेज का मतलब बड़ा वो फैगोसाइटिक सेल, माइक्रोफेज है। वो नॉर्मल है, वो बड़ा नहीं होता है, ओके। वो उससे छोटा होता है, ठीक है। तो मैक्रोफेज में जैसे मोनोसाइट, हिस्टायोसाइट्स, स्टायोसाइट क्या है? जो टिश्यू में होता है, हिस्टायोसाइट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये टिश्यू में होते हैं बेटा, हिस्टोसाइट्स या हिस्टायोसाइट्स आर टिश्यू मैक्रोफेज, ये टिश्यू में पाए जाते हैं, बहुत सारे टिश्यू में पाए जाते हैं, ठीक है, टिश्यू मैक्रोफेज है। वो एजीएम मोनोसाइट क्या लिखे सर? लिख लिए रहेगा, मोनोसाइट आर ब्लड मैक्रोफेज, ये ब्लड का मैक्रोफेज है, ठीक है, ये ब्लड का मैक्रोफेज है, ये ब्लड का मैक्रोफेज, ये
टिश्यू का मैक्रोफेज है। दूसरा क्या होगा भाई, अभी मैंने बताया आप लोगों को, और कौन है जो एंटीजन। व्हाट इज एंटीजन? कोई भी माइक्रोब या पैथोजन को ही एंटीजन बोलते हैं। बी सेल्स जो एंटीबॉडी बनाएगा, बी सेल्स जो एंटीबॉडी बनाएगा, ये भी क्या करते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, कोई भी पैथोजन को ऐसा प्रेजेंट करते हैं किसके सामने, किलर सेल्स के सामने। सर इसको पहले मारो फिर हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन को प्रेजेंट करने वाले सेल, बस लिख क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, एंटीबॉडीज, ठीक है। अब एंटीबॉडीज तो कौन कौन सा एंटीबॉडी का क्या क्या रोल होता है शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी मेरे नोट्स में आप लोग देख लीजिएगा। आईजीजी, हम लोगों ने क्या देखा आईजीजी के बारे में, क्रॉस है ना, प्लासेंटा क्रॉस को ये प्लासेंटा क्रॉस करता है ना, प्लासेंटा को क्रॉस करता है ये, ठीक। ये कहाँ पर देखे थे, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के समय देखे थे, याद होगा, यस क्लियर Yes, है sir. है ना। तो इसकी एक खासियत ये है कि अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ा दिया जाए तो ये खुद के प्रोडक्शन को कम कर लेता है। अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाए तो इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में हम लोगों ने एंटी डी, एंटी आर एच ये सब हम लोगों ने दिया था। तो उसमें क्या होता है बेटा, वो जो इंजेक्शन होता है ना, उसमें आईजीजी ही हाई क्वांटिटी में होता है। तो फीमेल को जब आईजीजी हाई क्वांटिटी में देते हैं तो जो नेचुरल आईजीजी होता है उसकी क्वांटिटी या उसका प्रोडक्शन सप्रेस हो जाता है, जिससे कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रांसप्लेसेंटल जो रहता है ये पासेज होता है इसका, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है, एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, किसको, इट इम्यूनिटी किसको, डेवलपिंग फीटस, डेवलपिंग फीटस, यस सर। ठीक है, पैदा होने से पहले। देन आईजीजी जो रहता है इट इज सिक्रीटरी एंटीबॉडी, इन सिक्रीटरी एंटीबॉडी ये कोलेस्ट्रम में होगा, आफ्टर बर्थ मिलेगा ये, ठीक है। और कहाँ कहाँ रहेगा, जो भी हमारा सिक्रेशंस है, जैसे सलाइवा हो गया, ठीक है, बॉडी का जो भी सिक्रेशंस होते हैं उसमें आपको बहुत जगह मिल जाएगा, मिल्क हो गया, सलाइवा हो गया, तो ये सब में आपको मिलेगा, दैट इज सिक्रेटरी एंटीबॉडी, इसलिए बोलते हैं इसको। आईजीएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्स्ट इन्फेक्शन, प्रोड्यूस्ड है ना ड्यूरिंग फर्स्ट इन्फेक्शन। फर्स्ट इन्फेक्शन का मतलब होता है जैसे कि कोई भी बॉडी जब भी किसी पैथोजन से एक्सपोज होगा तो सबसे पहले आईजीएम जो रहता है वो प्रोड्यूस होता है, सबसे लार्जेस्ट बोल सकते हैं बेटा, बड़ा होता है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट इन्फेक्शन, तो अगर आपसे पूछे कि कोई बच्चा है उसमें पहली बार इन्फेक्शन हुआ है, उसको उसकी तबीयत खराब हुई है फर्स्ट टाइम, तो भैया कौन सी एंटीबॉडी उसकी बॉडी में सबसे पहले बनेगा, है ना, ध्यान रखेंगे कौन सा बनेगा फर्स्ट एंटीबॉडी, आईजीएम सबसे पहले, मतलब किसी में भी इन्फेक्शन पहले होगा तो आईजीएम पहले बनता है, ठीक है। ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है, सबसे ज्यादा नंबर में आईजीजी होता है, सबसे लार्जेस्ट जो होता है वो आईजीएम होता है, लार्जेस्ट, ठीक है, वो सब अब नहीं आता है। तो ये हो गया, मैंने एक चीज बता दिया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट आईजीडी, इसके बारे में ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं सरफेस। लार्जेस्ट साइज में आईजी है, आईजीएम लार्जेस्ट साइज का होता है, बी लिम्फोसाइट और लार्जेस्ट अमाउंट आईजीजी। आईजीजी लार्जेस्ट अमाउंट में बनता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में ये रहता है। लार्जेस्ट साइज जो रहता है इम्यूनोग्लोबुलिन में तो आईजीएम होता है, ठीक है। सरफेस एंटीबॉडी, ठीक है, and it attached on B lymphocyte। अब देखो इसको क्या बताया मैंने कि ये जो IgD होता है ना, IG ध्यान से समझो, मैं नोट्स दूंगा तो उसमें रीड कर लेना। IgD जो होता है वो सरफेस एंटीबॉडी होता है। ये क्या होगा कि जैसे ये बी लिम्फोसाइट है, जैसे ये बी लिम्फोसाइट है ना, तो ये बी लिम्फोसाइट के सरफेस में रहेगा, बी लिम्फोसाइट के ऐसे सरफेस में रहेगा, बी लिम्फोसाइट के सरफेस में रहेगा। तो ये कौन सा एंटीबॉडी है, तो आईजीडी है ये, ठीक है, ये आईजीडी है। ये क्यों होगा,
कि भाई बी लिम्फोसाइट को मालूम किसी ना किसी के थ्रू तो होना चाहिए कि भाई बी लिम्फोसाइट को बहुत सारा एंटीबॉडी बनाना है, कोई पैथोजन या माइक्रोब आ गया तो जैसे ही कोई इन्फेक्शियस एंटीजन या पैथोजन, कोई भी पैथोजन या फिर और एंटीजन, कोई भी पैथोजन या फिर एंटीजन जैसे ही इस आईजीडी से अटैच होता है, ये एक सिग्नल देगा बी लिम्फोसाइट को और फिर वो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे सेना तैयार करेंगे, दैट इज बहुत सारे एंटीबॉडीज बनाएगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि ये किस टाइप का एंटीजन है। ठीक है, अगर वो एंटीजन जो है वो कोई एलर्जेंट है तो ये बी लिम्फोसाइट क्या बनाएगा, आईजीई बनाएगा, ढेर सारा आईजी बनाएगा, है ना। और ये कब बनेगा, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो मैं आता है वही लिखूं, एलर्जिक रिएक्शन। ये कब बनेगा सबसे ज्यादा, एलर्जिक रिएक्शन के समय। आईजीई इसको एलर्जी एंटीबॉडीज भी बोलते हैं, एलर्जिक रिएक्शन के समय बनेगा। क्या बोलते हैं इसको, एलर्जिक एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये एलर्जी कॉज करेगा बेटा, है ना, एलर्जी का जो रहता है वो कॉज करेगा। एलर्जी में क्या होता है, इन्फ्लामेशन। ठीक है, एलर्जी में इन्फ्लामेशन होता है, अभी आगे देखेंगे। क्लियर है ये यहां तक? सर आप आईजीडी सरफेस एंटीबॉडी का क्या बताएं? देखो ना बेटा, बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर अटैच रहता है वो। ठीक है, हाँ, जब भी कोई एंटीजन या पैथोजन उससे अटैच होगा तो ये आईजीडी क्या करेगा, बी लिम्फोसाइट को सिग्नल देगा कि भैया कोई पैथोजन या एंटीजन बॉडी में एंटर किया है, तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसा एंटीजन या पैथोजन होगा उसके अकॉर्डिंग वैसा एंटीबॉडी फिर बी लिम्फोसाइट बनाना चालू करेगा। अच्छा, यानी ये पहले से प्रेजेंट होगा बी ये लिम्फोसाइट पहले से एंटीजन। सरफेस पे अटैच रहता है उसके, हाँ ये अटैच रहता है, इसलिए उसको सरफेस एंटीबॉडी बोलते हैं। अच्छा जी। चलिए हटा दूं इसको मैं, फिर अपन देखते हैं एंटीबॉडीज का फंक्शन। जगह नहीं ऐसे है, 2 हटाना मिनट रुक पड़ेगा। जाइए। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसको हटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब देखो एंटीबॉडीज का जो फंक्शन है वो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ऐसे करके। चलो आप लोग अपडेट करते रहा करो ऐप को, ठीक है, आप सभी ऐप को अपडेट करते रहा करो। अगर बहुत पुराना मोबाइल है, अपडेट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को ये करना पड़ेगा, मोबाइल वोबाइल लेने का जो झंझट है वो पालना पड़ेगा। आजकल बहुत सस्ते सस्ते में आ जाते हैं, 7-8 हजार में एक से एक नया नया मोबाइल, है ना। एंड्रॉयड 10.11 ये दुनियादारी आ जाता है, 11-12 ये सब आ जाता है आजकल, अपडेटेड आ जाता है। 7-8 हजार में एक से एक मोबाइल आ जाता है, तो इस पे इन्वेस्ट करो। प्रिंट आउट सब लोग निकलवा लिए क्या, वो OMR का होगा। टेस्ट दो भाई, विनय टेस्ट क्यों नहीं देते हो? सर वो मैं एंटी का मेजर टेस्ट दे रहा था सर। उससे क्या फर्क पड़ता है? आपका यहाँ पर कितना आ रहा है मार्क्स, 600 क्रॉस हो रहा है? नो सर। तो फिर एनटीए से मेजर टेस्ट लेते हैं क्या? होता है ना बेटा ऑनलाइन, एनटीए का कौन सा? टेस्ट। कहाँ से? एनटीए में जाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है। आप माइनर जो है बेटा उस पर फोकस नहीं करके मेजर के ऐप लिए डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? उसका साइट है, वेबसाइट है शायद, और ऐप भी, ऐप का पता नहीं बट वेबसाइट है उसका, एनटीए का। क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। टाइम मिलता है तो क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई भी किसी भी चीज का सक्सेस अगर चाहिए रहता है ना, तो हमेशा याद रखना कि एक सिस्टम को पहले फॉलो करो हमेशा। अगर वो सिस्टम फॉलो करके आप कंप्लीट कर लिए हो, देन उसके बाद आप सेकेंडरी सिस्टम में जाओ, है ना। ज्यादातर बच्चे हमेशा हर साल यही एक गलती करते हैं, और मैं बार बार बोलता हूँ पूरे साल भर, सिस्टम फॉलो करो,
रैंडमली मूवमेंट मत करो, रैंडम मूवमेंट से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। कई बच्चों को देखता हूँ कि मैं बता रहा हूँ उनको कि पहले ये करो, उसको छोड़ के वो दूसरा चीज करेंगे, फिर बाद में ये करेंगे, समय जब नहीं रहेगा तो, ठीक है। मैं बोल के रखा हूँ कि हमारे नोट्स पहले पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, देन उसके बाद आप एमटीजी का एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करो, देन उसके बाद आप प्रीवियस 15 साल के क्वेश्चंस पेपर को लगा लो, पूरे क्वेश्चंस को लगा लो बायो के। देन उसके बाद जो भी टेस्ट में क्वेश्चंस दे रहे हैं उसको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को स्टडी कर लो, नहीं बनता है तो वापस थ्योरी पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट को लिख लो कहीं पर। मतलब ये है कि सारे टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस आपके हाथ में होने चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। देन अगर आपके पास समय बचता है तो आप बिल्कुल आप किसी भी दूसरे कोचिंग के कोई भी दूसरा बुक के क्वेश्चंस उठा के सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल करना चाहिए अगर आपके पास समय बचता है तो। एंड और समय बचता है, आप बहुत फास्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, देन आप और समय बचता है तो उसमें आप और दुनिया भर के, ठीक है, समझ आ रहा हो, दुनिया भर के जो भी कोचिंग के नोट्स है उसको मस्त इकट्ठा कर लो, बोरी में भर के लाओ और उसको पढ़ते बैठो, कोई दिक्कत नहीं। बट जो पहले जरूरी है, जो पहले काम की है पहले वो करो, देन डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाओ। हर साल जैसे ही 2-3 महीना 4 महीना बचता है, मैक्सिमम बच्चे दुनिया भर के कोचिंग के नोट्स को पढ़ना चालू करते हैं, इतनी बेवकूफी करते हैं, इतनी बेवकूफी करते हैं, इसी का परिणाम उनको एग्जाम में भुगतना पड़ता है। तो हमेशा जो आप पहले पढ़ रहे हो, आप जो समय दे रहे हो यहाँ पर, जितना आपने पढ़ा है आज, पहले वो तो करो, ठीक है। और जो मैंने बताया भैया ये बुक से आपको क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन तो पहले करो, नीट के 15 साल के क्वेश्चन करो उस चैप्टर से रिलेटेड, देन टाइम बचता है, देन आप बायो के भले दूसरे कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, ठीक है, या दूसरे कोचिंग के या दूसरे बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। बट मैं आपको लिख के देता हूं, आपके पास टाइम नहीं बचेगा, आपके पास टाइम की कमी रहेगी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, आपके पास प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज भी करना है। तो लोग क्या करते हैं, प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज नहीं करते हैं, वो बढ़िया अच्छा ये कोचिंग का, अरे बाप रे वो कोचिंग, अरे बाप रे क्या मटेरियल है भाई, इतना सारा दिया है, क्या करोगे, चाटोगे इतने सारे को, क्या करोगे, रख के खाओगे उसको, खा भी लोगे तो डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए। भैया आपके पास उतना ही लिमिट है जितना आप कोई चीज को इनटेक कर सकते हो। मैं आपको 56 भोग ला के दूं, आपको देखने में जरूर अच्छा लगेगा, बट क्या आप पूरा खा सकते हो? नहीं खा सकते, एक बार में, एक बार में आप पूरा नहीं खा सकते। खा भी लोगे तो क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे को सही तरीके से डाइजेस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपको पहले अपने लिमिट को समझना है कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप बहुत फास्ट हो, जल्दी जल्दी आपका थ्योरी हो जा रहा है, ठीक है, जैसे मैंने जो बताया, मैंने जो आपको नोट्स दिया वो पहले पढ़ो, देन उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, देन उसके बाद एमटीजे के क्वेश्चन सॉल्व करो, देन 15 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ये आज का टास्क है। देन उसके बाद आपके पास प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करने का भी समय आज आपके पास होना चाहिए। इतना आप कर लेते हो, देन उसके बाद दूसरी जगह कूदो, बिल्कुल कूदो, बिल्कुल करना चाहिए, मैं कभी मना नहीं करूंगा। आप मेरे को बोलोगे सर इस कोचिंग का बिल्कुल पढ़ो बेटा, उस कोचिंग का बिल्कुल पढ़ो बेटा, बट जो मैंने पहले बताया है, जो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुडे, आज का, वो पहले कंप्लीट करो, देन उसके बाद आप सेकेंडरी चीजों पे जाओ। क्यों? हमेशा याद रखना बेटा, हर एक का एक लिमिट होता है ना। हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा लिमिट क्या है, हम उस लिमिट से थोड़ा ज्यादा जरूर करेंगे, बट हम अगर उस लिमिट तक जाते ही नहीं है, हम कोई दूसरा लिमिट सेट कर लेते हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि वो लिमिट का लिमिट कितना है। मैंने आपको बता दिया ना कि आज आपका ये काम है तो ये आपका लिमिट सेट हो गया, आप उस लिमिट से बिल्कुल एक्स्ट्रा करो, तो करना ही चाहिए, हमेशा अपने लिमिट को क्रॉस करना चाहिए, लिमिट के अंदर काम नहीं करना चाहिए, बट पहले लिमिट को क्रॉस करो, क्रॉस करने के बाद जितना आगे जा सकते हो जाओ, बट वो जो डिसाइडेड लिमिट है कि भाई इस रास्ते से इस रास्ते जाना है, उसको पहले कंप्लीट करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना ही फॉलो करो, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता यार आपको। अगर आप डाइवर्ट होते हो चाहे कुछ किसी भी चीज में, तो मतलब कैसे होगा कोई चीज? आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है, आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। एवरी सक्सेस नीड्स अ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। एक चीज को याद रखना, एवरी सक्सेस नीड्स ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। अगर आपका टाइम ऑर्गेनाइज्ड है, आपका सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। हार्ड वर्क लगेगा जरूर, ठीक है। तो
बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करो, बट आपने जो हफ्ते भर पढ़ा है, ये पूरे वीक पढ़ा है ना? कैसे मालूम चलेगा कि आपने जो इस हफ्ते पढ़ा है उसकी तैयारी स्ट्रांग है? कैसे मालूम चलेगा कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है? कैसे मालूम चलेगा कि आपने जो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझा है वो कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो चुका है आपके ब्रेन में? कैसे मालूम चलेगा? बता सकता है कोई, कैसे मालूम चलेगा? बताओ भाई, एशलीन, अन्वेषा, आयुष, कैसे मालूम चलेगा आपको कि इस हफ्ते का जो आपका जो भी पढ़ाई आपने किया है उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है? ठीक है, आप उसको बहुत अच्छे से समझ गए हो, आपको याद है, कैसे मालूम चलेगा? टेस्ट। जो कि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को नीचा नहीं देख सकते। क्यों? आप अपने आप को कम मार्क्स के साथ में नहीं देख सकते। आपको बेइज्जती फील होती है कि मेरे कम मार्क्स आए हैं, लोगों को पता चलेगा। कौन है ये लोग जिनको पता चलेगा? और आपको, आपके रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, आपको क्या लेना देना है उन लोगों से जो लोग देखेंगे कि आपके कम मार्क्स हैं? आपको फर्क क्यों पड़ रहा है उन लोगों से? क्या आप उनको दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो? क्या आप इस कोचिंग में उन लोगों के लिए पढ़ाई कर रहे हो जो लोग आपके मार्क्स को देखेंगे, अच्छा ये 10 नंबर लाया है, अच्छा अच्छा ये 600 नंबर लाया है, अरे वाह इसका तो 500 के ऊपर है, छी 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 इसका तो 200 नंबर भी नहीं आया है? क्या आप उनके लिए पढ़ाई कर रहे हो? क्या आपके माँ बाप ने इसीलिए पैसा दिया है कि आप दूसरों को दिखाओ कि आपके मार्क्स कितने हैं? मुझे तो समझ नहीं आता है कि ऐसा लोग सोचते क्यों। अरे भाई, आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो, आपके माँ बाप ने आपके लिए पैसा दिया है, किसी दूसरे के दिखावे के लिए नहीं। तो आप दिखावे पे मत जाओ। भाई आप ये देखो ना कि आपका मार्क्स 200 आ रहा है ना, अगली बार 300 करेंगे। आप हमसे पूछो ना कि 300 कैसे लाना है, हमसे पूछो ना 300 से 400 कैसे लाना है, हमसे पूछो 500 से 600 कैसे इंक्रीज करना है, हमसे पूछो 600 से 650 कैसे लाना है। आप खाली ये सोचोगे अरे यार बेइज्जती हो जाए। अरे क्या बेइज्जती क्या होती है? बेइज्जती क्या होती है, और है ना, और इज्जत क्या होती है? ये सब क्या होता है बेटा? ये सब कंपैरेटिव टॉपिक्स होते हैं। कोई भी दो चीज हमेशा एक दूसरे का कंपैरिजन होता है। तो हमेशा आप कंपेयर मत करो किसी से अपने आप को। ठीक है, इंडिविजुअल रहना सीखो। किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वरना जिंदगी भर सिर्फ कंपेयर करते रहोगे। कंपेयर करने के चक्कर में आप अपना कंफर्टेबल जोन को बर्बाद कर देते हो। ठीक है, आप ये देखते हो उसके पास ये मोबाइल है, मेरे पास भी होना चाहिए। माँ बाप को भले परेशान करोगे लेकिन हमको ये मोबाइल चाहिए, हमको आईफोन चाहिए, हमको ये 40,000 का मोबाइल चाहिए, 50,000 का मोबाइल चाहिए। उसने नाइकी का जूता पहना है, मैं ये लोकल छाप जूता क्यों पहनूं? क्यों कंपेयर कर रहे हो भाई? तुमको क्या अच्छा लगता है? तुम्हारी नीड क्या है? तुम्हारे माँ बाप क्या सपोर्ट कर सकते हैं तुमको, ये देखो ना। बात खत्म। तो आपको तभी पता चलेगा इस हफ्ते का आपकी पढ़ाई कैसी है, तैयारी कैसी, जब आप टेस्ट देते हो। तो मैं टेस्ट के लिए इसीलिए जोर देता हूँ। टेस्ट इज अ मिरर ऑफ योर प्रिपरेशन, हमेशा याद रखिएगा। और जब तक आप मिरर नहीं देखोगे तो अपने आप को कभी कैसे पहचान पाओगे कि आप हो? मैं आपको मिरर ही नहीं दिखाऊं तो आप अपने चेहरा भूल जाओगे। भाई मैं आपको अगर कई सालों तक अगर मैं आपको मिरर ना दिखाऊं तो आप अपना चेहरा भूल जाओगे। कहाँ दाने हैं, कहाँ काला पड़ रहा है, बाल कैसे हैं, कैसे कैसे? जब तक आप अपना चेहरा नहीं देखोगे तब तक आप अपने आप को सुधारोगे कैसे? कोई अगर आपको बोलता है यार तेरे बाल कैसे अजीब सा दिख रहे हैं, तो क्या करते हो? तेरे चेहरे पे ये क्या लगा है अजीब सा, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? बताओ, क्या करते हो? मिरर देखते हो। क्यों देखते हो? मत देखो ना। मिरर क्यों देखते हो आप लोग? ताकि जो भी गलत चीजें हैं हमारे फेस में, या जो भी गड़बड़ चल रही है, या बाल बिगड़े हुए हैं, चेहरे में कोई दिक्कत है, दाग है, उसको हम सुधार सकें। तो टेस्ट भी वैसे ही आपका प्रिपरेशन का एक मिरर होता है। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आप उसको सुधारते हो। वैसे ही जब आप अपने टेस्ट का नंबर देखते हो तो आप उसको सुधारते भी हो, और आपको सुधारना भी चाहिए। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा, टेस्ट कभी मत छोड़ो। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा कि जो लोग रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं और कंटिन्यूस इंप्रूव कर रहे हैं, उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये मयूरेश पांडे हमारे यहाँ का क्या स्टूडेंट है? यस सर। यस अभी एंटर कर रहा है, छोड़ो।
सब मनमर्जी के मालिक हैं, जब मर्जी आ जाते हैं, जब मर्जी आ जाते हैं, गार्डन है, पढ़ाई को एक सिस्टम बना के नहीं रखे हैं। ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ बेटा, जो कंटिन्यूस टेस्ट देगा, कंटिन्यूस इंप्रूव करेगा, उसका सिलेक्शन 101% होगा। और जो मजाक मिलेगा बेटा, वो लाइफ मजाक ही बनेगा, सीधी सी बात है। बुरा लगेगा तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सत्य है उसको कोई नहीं छुपा सकता। आज आप सच्चाई को आज आप रोक सकते हो, सच्चाई को आज आप दबा सकते हो, लेकिन जब रिजल्ट आएगा नीट का तो सच्चाई बाहर आएगी ही दुनिया के सामने। एक चीज याद रखना, आज आप कितना भी सच्चाई को दबा दो, सच्चाई कभी भी दब के नहीं रह सकती, कभी ना कभी बाहर आएगा और पूरी दुनिया के सामने आएगा। तब क्या करेंगे? चलिए, तो फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी देखते हैं, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। बस डायरेक्ट यही आता है, जैसे मैंने अभी बताया। यहाँ पर कहाँ गया, हाँ, ये जो है ये क्या हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एग्लूटिनेशन। गौरी अभी आई थी क्या क्लास में? देन उसके बाद देखेंगे बेटा ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन जो रहता है ये क्या करता है, जैसे कि ये कोई, ध्यान से समझना, ये कोई माइक्रोब है। ठीक है, ये कोई पैथोजन है, माइक्रोब है, या कोई फॉरेन प्रोटीन है। तो इस फॉरेन प्रोटीन की कोटिंग होगी, इस फॉरेन प्रोटीन की कोटिंग होगी। ठीक है, फॉरेन प्रोटीन की कोटिंग होगी, ये मान के चलो इसकी कोटिंग होगी, इसके चारों तरफ कोटिंग होगी। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये जो कोटिंग ऑफ एंटीजन बाय ऑप्सोनिन एंटीबॉडी। अब ये ऑप्सोनिन एंटीबॉडी क्या है, ये आता है, ऑप्सोनिन एंटीबॉडी क्या है, ये आता है। ठीक है, आईजीजी और आईजीएम, कौन सा एग्जाम्पल, आईजीजी एंड आईजीएम, ये ऑप्सोनिन एंटीबॉडी होते हैं। क्या होते हैं ये? ऑप्सोनिन एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्सोनिन एंटीबॉडी के द्वारा ये जो माइक्रोब पैथोजन या जो भी फॉरेन प्रोटीन है उसको कोटिंग कर दिया जाता है, चारों तरफ से उसको घेर लिया जाता है, उसको इनएक्टिवेट कर लिया जाता है। एंड उसके बाद ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, या फिर ये ऑप्सोनिन एंटीबॉडी जो रहता है ये फैसिलिटेट्स करता है, इट facilitates or promote phagocytic activity, by phagocytic cells। समझ आ रहा है कि नहीं? ये फैगोसाइटिक सेल्स को ये बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं केमिकल रिलीज करके कि आप आओ और इसको आप फैगोसाइटोसिस करके खत्म करो। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है ये ऑप्सोनाइजेशन? Yes, sir. है ना? ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एग्लूटिनेशन क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो गया, उसको हम एग्लूटिनेशन बोल दिए। जनरल टर्म है ये, जनरल टर्म है ये। ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है? ऑप्सोनिन जो एंटीबॉडीज हैं आईजीजी आईजीएम के द्वारा इसकी कोटिंग, एंड ये क्या करता है, किसको प्रमोट करेगा? फैगोसाइटिक सेल को, कि आप आओ और इसको खा के खत्म करो इस कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या देखते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। उसके बाद हम क्या देखेंगे? तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी आता है एग्जाम में। ठीक है, देन उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन। ये ऑप्सोनाइजेशन सभी कर सकते हैं? बताया ना बेटा, ऑप्सोनिन IgG, आईजीजी आईजीएम बस करते हैं। ठीक है, ऑप्सोनिन नहीं एंटीबॉडी इसीलिए बोलते हैं। हाँ,
न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा कि जो टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन ऑफ बैक्टीरिया आर न्यूट्रलाइज बाय एंटीबॉडीज। ठीक है, कोई भी एंटीबॉडीज जब टॉक्सिन्स को, जो भी बैक्टीरिया के द्वारा बनता है ना, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, तो टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जब भी ग्रो करता है तो वो जब खाता पीता है, पिछले क्लास में बताया था, जब भी कोई चीज खाएगा पिएगा तो क्या करेगा, वो एक केमिकल रिलीज करेगा, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में। समझ आ रहा बात? तो वो जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिन पायरोजेनिक होता है, बार बार फीवर कॉज करेगा, तो बार बार फीवर कॉज करेगा तो बॉडी को रेस्पॉन्स तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं वो टॉक्सिन को घेर लेते हैं। टॉक्सिन भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो वो टॉक्सिन को घेर के न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि टॉक्सिन से होने वाला जो नुकसान है हमारी बॉडी को, उससे हमारी बॉडी बच सके। क्लियर है बेटा? आसान है? ठीक है। देन आगे सिलेबस में है, पेज नंबर क्या है? अच्छा मिल गया मुझे, 145 ना। देन आगे है आपका ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है बेटा? टॉपिक वाइज चलते हैं। ये हमारा बेसिक, खुद को डिस्ट्रॉय करना। हाँ, ये हमारा बेसिक इम्यून सिस्टम खत्म हो गया है। ठीक है, जो भी बेसिक था इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, क्या होता है इनेट, क्या एक्वायर्ड, क्या एक्वायर्ड कैसे काम करता है, सारा चीज हो गया। देन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो भी जनरल डिसीज है, ऑटोइम्यून डिसीज है, एड्स है, कैंसर है ना, टाइफाइड है, मलेरिया है, वो हम वो सब देखेंगे। ठीक है, हटा दूं ये सब मैं? सर वो एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन वगैरह। क्या चीज? क्या चीज बेटा? बताया तो सर हूँ अभी। अच्छा वही। सर हाँ बोलो। सर जैसे कि स्नेक बाइट होता है तो उसमें का जो वेनम होता है तो उसको हाँ अपना एंटीबॉडीज हाँ बोलो बोलो। उसके खिलाफ अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है ना बेटा। तो वेनम सर क्या है? जहर क्या होता है? वेनम जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन है। हम लोग तो क्यों मारे जाते हैं? बेटा तो वो या तो ब्लड क्लॉट करवाएगा, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्ट करेगा, समझ आ रहा है, या तो वो नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, वो इसीलिए मरते हैं लोग। या तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय यानी करेगा, उसके लिए या कोई हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है? है ना बेटा, एंटीबॉडीज बनते हैं ना, तो ये प्रोटीन है उसको यही सब तो करेंगे ना, ब्लड ही कोagulate कर देगा तो पाएगा न्यूट्रलाइजेशन। एंटीबॉडी। नहीं तो अगर थोड़े क्वांटिटी में अगर जहर गया है बॉडी में, तब तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ाई कर सकता है ना, इम्यूनिटी थोड़ी बहुत तो रहती ही है। लेकिन अब एकदम से, जहर से भी इम्यूनिटी डेवलप हो सकता है? हाँ, तो कई लोग जो है ना बेटा, देखना, कई लोग जो हैं जो सांप पकड़ते हैं, जो कबीले के लोग होते हैं कई, जो पुराने जमाने के, उनको सांप काटता है तो लोग मरते नहीं है। क्यों यस ऐसा? क्योंकि वो लोग थोड़ा थोड़ा जहर इंजेक्ट करवाते रहते हैं। यानी ये मधुमक्खी के छत्ते वाले भी वैसे ही होते हैं क्या? उन लोग हाँ पे भी वैसे ही। मधुमक्खी चढ़ते हैं लेकिन उन लोग को कुछ नहीं होता? नहीं, दो टाइप का होता है, एक तो जो पाले हुए मधुमक्खी होते हैं वो लोग काटते नहीं है, वो लोग सिर्फ रहते हैं, नहीं वो लोग नहीं डंक से सर, मारते रियल वाला। हैं। रियल वाला जो होता है वो लोग मधुमक्खी से कटवा कटवा के उनकी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है। हाँ, उन लोग के बॉडी में पूरे छेके रहते हैं लेकिन हाँ उन लोग को कुछ नहीं होता हाँ, है। वो इम्यूनिटी आ जाती है। सांप काटते हैं ना कई लोगों को, तो सांप, हर सांप जहरीले नहीं होते हैं, मैक्सिमम जो भी स्नेक होते हैं बेटा नॉन पॉइजनस होते हैं। सबसे पहली बात आपको यस बता रहा हूँ, मैक्सिमम वैरायटी जो होती है वो नॉन पॉइजनस की होती है स्नेक्स में। और दो ही वैरायटी जो होती है वो सबसे डेडली होता है, वाइपर की और एक कोबरा। ठीक है, ये लोग एकदम डेडली स्नेक्स होते हैं। और एक कोरल स्नेक्स जो सी स्नेक, तो ये दो तीन वैरायटी जो रहती है इनका एकदम खतरनाक होते हैं। और कई ऐसे स्नेक होते हैं जो मॉडरेट वेनम होता है, उनका बहुत जहरीला नहीं होता है। तो वेनम दो ही टाइप का होता है, एक कार्डियोवास्कुलर पे एक्ट करता है और एक ब्रेन पे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो लोग कटवाते रहते हैं थोड़ा बहुत अमाउंट में। जैसे कि जहर अगर बॉडी में जाता है तो बहुत लिटिल अमाउंट में जब बॉडी में जाता है जहर, तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी आ जाती है, कोई मरता नहीं है। अगर हैवी क्वांटिटी में गया तो इतना जल्दी एंटीबॉडी नहीं बनता है बॉडी में,
ठीक है, और डेथ हो जाती है फिर। तो सर जैसे कि बिच्छू वगैरह काटता है सर, उसमें तो मतलब स्मॉल अमाउंट में जहर अंदर जाता है ना, तो उसके लिए नहीं बनता क्या? बनता है ना, तो वो बनता है ना, उसके अगेंस्ट भी बनता है, सबके अगेंस्ट बनेगा। आ रहा हूँ, 1 मिनट पानी पी के। चलिए, तो सबके लिए बनता है धीरे धीरे। हमारी बॉडी बहुत जबरदस्त है। ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी, ये क्या होता है बेटा? ऑटो इम्यून डिसीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अब ये ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है कि हमारा ही, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भैया हमारी सुरक्षा के लिए जो पुलिस लगाया गया है, जब वो पुलिस नॉर्मल जनता को ही मारना पीटना चालू कर दे और नुकसान पहुंचाना चालू कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। मतलब हमारी इम्यूनिटी हमारे टिश्यू को पहचान नहीं पाती है ना, और हमारे टिश्यू या सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है। तो उस डिसीज को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीजेस या डिसऑर्डर्स। समझ आ रहा है बात? तो कुछ एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस, याद है ये कहाँ पढ़े थे? हाँ, मस्क्यूलर वाले में रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं ना। हाँ, रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं। देन उसके बाद हैशीमोटोज डिसीज, फिर ये एक कहाँ पढ़े मस्कुलर थे? डिस्ट्रॉफी भी था। वो जेनेटिक है, आगे देखेंगे। हैशीमोटोज डिसीज, हैशीमोटोज डिसीज क्या होता है? हैशीमोटोज डिसीज कौन बताएगा? ये एंडोक्राइन में देखे थे क्या? हाँ, एंडोक्राइन में। कौन सा हार्मोन पढ़ते समय बहुत देखे थे? याद नहीं आ रहा सर। थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। थायरोक्सिन, है इसमें ना? क्या था? सर मिक्सोडीमा होता है, उसको ठीक करने के लिए ना दवाई लेते हैं ना तो हो जाता है मिक्सेडिमा ऑटोइम्यून। हाइपोथायरिज्म में होता है या फिर हाइपरथायरिज्म में मिक्सेडिमा? हाइपो हाइपो। 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 हाइपोथायरिज्म। तो देखो, बॉडी में वैसे ही थायरोक्सिन की कमी है ना, उसके लिए दवाई लेते हैं कि थायरोक्सिन की कमी है तो बढ़ाया जाए। अब उसकी दवाई का साइड इफेक्ट कभी कभी ये होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम थायरॉक्सिन बनता ही नहीं। थायरोक्सिन नहीं, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो थायराइड ग्लैंड को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ऑलरेडी क्यों? थायराइड ग्लैंड दवाई, ऑलरेडी थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं बना रहा है, इसीलिए दवाई ले रहे हैं। उसके चक्कर में क्या हो रहा है? इम्यून सिस्टम और एक्टिवेट होकर थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ऑलरेडी नहीं बन रहा था, अब और नहीं बनेगा, तो उसको हम लोग क्या ये बोलते हैं? डिस्ट्रॉय करने हैशीमोटो। वाला समझ नहीं आया, क्यों डिस्ट्रॉय करेगा? उसको क्या फर्क पड़ता है? पहचान नहीं पा रहा है भाई। एक चीज बताओ, पुलिस वाले मारते हैं जनता को, यस हाँ, सर। मारते हैं ना, जब भीड़ क्यों? रहते हैं। भीड़ को मारते हैं तो वो भीड़ की क्या गलती है? कोई गलती है नहीं ना। कभी कभी फिर भी बिना गलती के भी भीड़ को हटाने के लिए मारते हैं ना। तो भाई ऐसा तो नहीं कि वो पहचानती नहीं है, वो तो पहचानती नहीं है, ये तो हमारे देश की जनता है, तो हमारे लोग हैं, ये लोग क्रिमिनल्स नहीं है, ये लोग अच्छे लोग हैं, फिर भी मारते हैं ना। क्यों भाई? ये ठीक अच्छे वैसे पूरे ही है। थायराइड ग्लैंड मिल जाते हैं तो कुछ ये थोड़ी ना वैसे ही होता है। है। हाँ, ये वैसे ही है ना। 1 मिनट रुको, आप लोग शांत रहो सब लोग। ये पिन नहीं हो रहा है, कहाँ चला गया? कोई बोलना मत। अच्छा, अब आ गया, वीडियो चला गया था ना। चलिए, तो वैसे ही है हमारा इम्यून सिस्टम, जब हमारे किसी टिश्यू को पहचानने से इनकार कर देते हैं। सीधी सी बात है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम किसी सेल्स को नहीं पहचान रहा है तो बेटा उस पर अटैक तो करेगा ना, वो तो बना ही नहीं इसलिए है। पहचानने का कारण क्या है, मैं वो नहीं समझ वो पाई। जो प्रोटीन जो होता है ना बेटा, उसके सरफेस पे हमारा जो हर एक सेल है, हमारे हर एक सेल का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसको हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये ऐसा इनके में अपने में सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो रिकॉग्निशन फेल हो गया, नहीं रिकॉग्नाइज कर पा, नहीं पहचान पा रहा है, तो वो अटैक कर देता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब वो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं कि प्रोटीन स्ट्रक्चर सेम है, बट WBC जो रहता है वो रिकॉग्नाइजिंग पावर खत्म हो गया है,
तो उसके कारण होता है, मसल के लिए खत्म हो गया या कोई ब्रेन के सेल्स के लिए खत्म हो गया, तो वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना चालू कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इसमें हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे, पर्नीशियस एनीमिया, है ना, ये भी होता है पर्नीशियस एनीमिया, डिस्ट्रक्टिव होता है ये। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया। देन उसके बाद और क्या क्या बहुत सारे हैं, मैं खाली आप लोगों को एग्जांपल बता दे रहा हूँ। सर पर्निशियस भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? हाँ नहीं नहीं, जनरली नहीं वो होता तो है, बट ये भी B12 की ऑटो इम्यून कमी से डिसऑर्डर। होता है। हाँ तो बेटा ब्लड की कमी कब होगी, जब ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये बहुत सारे रीजन से होता है। पर्नीशियस एनीमिया जो है वो एक तो अपना जो न्यूट्रिशन की कमी है वो तो है ही, लेकिन कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम जो रहता है वो आरबीसी बनने नहीं देता, तो वो भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, ये बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, जब कार्टिलेज हम लोगों हार्ड ने, जॉइंट है ना, पेन। हाँ तो स्केलेटल सिस्टम में हम लोगों ने देखा था। देन उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, माइलिन शीथ, ये मैंने आप लोगों को वहां बताया था, नर्वस सिस्टम माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय, माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय होता है, तो नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है ये। चलिए, देन उसके बाद इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ये भी होता है, जैसे कि SCID, है ना, ये भी कभी कभी ऑटो इम्यून डिसीज में आता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी है ये डिसऑर्डर, तो ये हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। देन उसके बाद इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या क्या होगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, याद है अभी बताया था, SCID एंड एड्स। ये इम्यूनो डेफिशिएंसी है, इसमें क्या हो रहा है, हाइपर एक्टिवेशन हो रहा है, इम्यून सिस्टम का जबरदस्ती एक्टिवेशन हो रहा है, ये हाइपर एक्टिवेशन हो गया। और इसमें क्या हो रहा है, एक्टिवेशन ही नहीं है, कम है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना? यस सर। अब देखो एक टॉपिक है इम्यून सिस्टम, ठीक है, इन दी बॉडी, इम्यून सिस्टम इन दी बॉडी। आप क्या लिखे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस? स्क्लेरोसिस पढ़ चुके बेटा हम लोग, नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं। ये डिसऑर्डर्स के नाम हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिसीज, है ना, और ये इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, SCID एड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बारे में सब हम देख ही चुके हैं, SCID के बारे में देख चुके हैं, एड्स के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर रहा हूं मैं 5 मिनट में, दैट इज इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। अब ये तो आप लोगों को पता ही है, बट हेडिंग है करके बता रहा हूँ, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, मैक्सिमम चीजें पता है इन दी बॉडी। अब देखो इम्यून सिस्टम इन दी बॉडी, भाई सीधी सी बात है, इम्यून सिस्टम का कारण क्या क्या है। तो हमारे इम्यून सिस्टम जो रहता है बनता है बाय लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, अब मेनली जो इम्यून सिस्टम लिम्फॉइड ऑर्गन का बनता है, लिम्फॉइड ऑर्गन दो टाइप का हम लोगों ने देखा, क्या क्या, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो बताइए, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का एग्जांपल मैंने बताया था, थाइमस बताए थे और बोन मैरो बताए थे। हाँ, क्या क्या होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, रेड बोन मैरो, थाइमस, बोन मैरो। है ना, रेड बोन मैरो एंड थाइमस, थाइमस रेड और व्हाइट करके डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है? हाँ बेटा, बिल्कुल, जो भी WBC RBC प्लेटलेट है वो रेड में ही बनता है, व्हाइट में कहाँ बनता है, या तो व्हाइट व्हाइट वाले कहाँ का होता क्या है, काम होता है? व्हाइट कहाँ होता है बेटा, व्हाइट होता कहाँ है, कैसे भूल जाती हो, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ी हो कि नहीं। रेड बोन मैरो होता है और एक येलो बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो में फैट स्टोर होता है। ठीक है, रेड बोन मैरो ही सारे ब्लड सेल्स बनाते हैं, RBC WBC प्लेटलेट्स। ठीक है, अभी क्लियर है ना, व्हाइट व्हाइट नहीं होता है। प्लेटलेट्स बनाता है। चलो,
तो रेड बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड, तो रेड बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो यहीं भी पर बनते हैं यहाँ पर लिम्फोसाइट। बनते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ बनते हैं या मैच्योर होते हैं, ठीक है, या तो बनेंगे या तो मैच्योर होंगे इस जगह पर हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे कि बी लिम्फोसाइट है, ये बनता भी है और मैच्योर भी होता है। थाइमस में क्या होता है, टी लिम्फोसाइट भले बनता है रेड बोन मैरो में, बट मैच्योरेशन कहाँ होता है उसका, पाल पोस के बड़ा किया थाइमस। जाता है थाइमस ग्लैंड में। तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन मेनली आपका कहां पर होगा, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या क्या होंगे, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड लिम्फॉइड ऑर्गन और स्प्लीन, ठीक है, ये सब हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में होंगे। तो ये वो जगह होते हैं जहां पर जहां पर ये जो भी हमारे इम्यून सेल्स होते हैं इस जगह में क्या करेंगे बेटा, इंटरेक्शन करेंगे पैथोजन से और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इंटरेक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है। तो वहां पर ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, यहाँ पर ये जो सेल्स होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, मतलब लड़ाई वड़ाई में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको रोकते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन किसका, पैथोजन के मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, डिसीज को बढ़ने से रोका जाता है इन जगह पर। इसीलिए कभी जैसे आपको सर्दी वर्दी होता है तो क्या होता है, जैसे ये जो हमारा थ्रोट वाला रीजन है, सर्दी या खांसी जैसे होता है, तो क्या होता है यहाँ पर का जो आपका टॉन्सिल्स है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि टॉन्सिल में क्या है भाई, टॉन्सिल में क्या है, माइक्रोब को रोका जा रहा है, वहां पर रोका जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वहां मल्टीप्लाई होकर के उन माइक्रोब को वहीं कैप्चर कर रहे हैं, वहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं और वहीं पर उनको रोका जा रहा है। तो जिसके कारण एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है या फिर फेगोसाइटोसिस हो रहा है, तो क्या होगा, वो जगह में फिर इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग आ जाती है, इसी कारण हमारा टॉन्सिल बढ़ जाता है। अब एक टॉपिक इन्फ्लेमेशन है, टॉन्सिल होता क्या है, वो जो उव्यूला है उसे ही बोलते हैं टॉन्सिल। क्या उवला, युवला को नहीं बोलते भाई, तो टॉन्सिल कहाँ युवला, है? टॉन्सिल बेटा बहुत जगह होते हैं। ये हमारे यहाँ पर कभी स्वेलिंग होता है आपके गले में, नहीं हुआ है कभी, सर्दी वर्दी खांसी के समय में खाना गटकते हो ध्यान तो नहीं कभी दिए। सर ये जीभ के यस नीचे सर होता है। पानी 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 जैसे आप गटकते हो या खाना गटकते हो तो कई बार गले में दर्द होता है, गले में खराश के साथ में हाँ। गले में दर्द होता है, वो टॉन्सिल। तो हमारे जो गले के आसपास में टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन है बेटा, ये लिम्फ वेसल। मैंने आप लोगों को वो जब सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था तो बताया था कि वे जैसे ये क्या है, ये लिम्फेटिक वेसल है, ये लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल कहीं कहीं पर ऐसा स्वेलअप हो जाता है और उसको हम लोग टॉन्सिल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो इम्यून सेल्स होते हैं, है ना, वो इम्यून सेल्स का कलेक्शन होता है वहां पर, ठीक है। जब भी ये टिश्यू फ्लूइड, भाई मेनली लिम्फॉइड जो वेसल्स होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, जैसे ये सेल्स हैं, टॉन्सिल का कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होता, कहीं भी फुल जाता है लिम्फेटिक वेसल, वो ऐसा टॉन्सिल। नहीं बेटा, बहुत सारी जगह पर होता है, हर जगह नहीं होता, बट मैक्सिमम जगह में होता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्या है भैया, ये टिश्यू है, तो टिश्यू के आसपास से हमारा क्या गुजर रहा है, क्या गुजर रहा है, ये ब्लड वेसल गुजर रहा है, ठीक है, ब्लड ये ब्लड वेसल। है ना, ये ब्लड वेसल है। तो ये यहाँ पर क्या है, टिश्यू फ्लूइड है, TF, टिश्यू फ्लूइड है। अब ये टिश्यू फ्लूइड जो रहता है ये एब्जॉर्ब होगा यहाँ पर, ये टिश्यू फ्लूइड यहाँ हाँ, पर एब्जॉर्ब होगा और ये फिर टिश्यू फ्लूइड जो रहता है ये लिम्फ बन जाएगा। समझ आ हाँ, रहा बात? तो भैया यहाँ पर जो भी टिश्यू फ्लूइड में या फिर ब्लड से जो माइक्रोब यहाँ चला गया टिश्यू के पास में, ब्लड से माइक्रोब टिश्यू के पास में चला गया, तो ये सारा हाँ, जो माइक्रोब है वो टिश्यू फ्लूइड के साथ में यहाँ चला जाएगा। समझ आ रहा बात, यहाँ चला हाँ, जाएगा, चला जैसे ही ये जाएगा। लोग यहाँ आएंगे यहाँ पर इनको ऐसा रोक लिया जाएगा ऐसा, और फिर यहाँ पर लड़ाई चालू हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा बात, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लिन्स होते हैं। तो हम लोगों ने एक वो देखा था, स्मॉल टॉन्सिल बोल सकते हैं, पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस देखे हो आप लोग, पेयर्स पैचेस, ये भी एक हाँ, प्रकार का लिम्फ नोड होता है, ये भी एक प्रकार का लिम्फ नोड होता है।
पेयर्स पैचेस कहां पर होता है? Buckets of liver. इट इज अ लिम्फ नोड ऑफ इंटेस्टाइन, है ना, ध्यान रखेंगे। इट इज अ लिम्फ नोड ऑफ इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन में होता है बेटा। याद है आप लोगों को, सब म्यूकोसा में पाया जाता है ना, पेयर्स पैचेस इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा में। नहीं याद है, लिख लिया रहना, ठीक है। इंटेस्टाइन के डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे बेटा हम लोग। तो सब म्यूकोसा। अब देखो बेटा, हमारी बॉडी के जो मैक्सिमम जो ट्रैक्ट हैं, ट्रैक्ट जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरेथ्रल ट्रैक्ट या यूरोनोजेनिटल ट्रैक्ट या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो जो भी ट्रैक्ट होते हैं जिसमें म्यूकोसा की लाइनिंग होती है, क्या बोला मैं, जो भी ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें म्यूकोसा की लाइनिंग होती है, तो जो भी ट्रैक्ट है जिसमें म्यूकोसा की लाइनिंग होती है, तो हर एक जो म्यूकोसल लाइनिंग होता है उसमें लिम्फोइड टिश्यू होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया अभी ये पेयर्स पैचेस है, ठीक है। तो जो भी हमारा ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो, यूरिथ्रोजेनिटल ट्रैक्ट हो, तो जो भी ट्रैक्ट का म्यूकोसल लाइनिंग है, वो म्यूकोसल लाइनिंग में क्या मिलेगा हमको, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स मिलते हैं। उनको कलेक्टिवली बोलते हैं माल्ट। उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, माल्ट, MALT। समझ आ रहा बात? तो जो लिम्फोइड टिश्यू जो कि हमारे जो भी मेजर ट्रैक्ट्स हैं जिसमें म्यूकोसा की लाइनिंग होती है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा, म्यूकोसा से रिलेटेड एक लिम्फोइड टिश्यूज, ठीक है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। समझ आ रहा बात? तो वहां पर माल्ट होता है, MALT। अब ये MALT क्या होता है भाई, म्यूकोसा एसोसिएटेड या म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है नीट में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया भाई, पेयर्स पैचेस ये आपको म्यूकोसल लाइनिंग में मिलेगा इंटेस्टाइन का। वैसे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया या यूरिथ्रोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया, जिसमें भी म्यूकोसा की लाइनिंग है, तो उस म्यूकोसा की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि हमारे पास लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, MALT, माल्ट, ठीक है। तो माल्ट जो होता है बेटा, वो लिम्फोइड टिश्यू का 50% कंट्रीब्यूशन होता है। समझ आ रहा बात? जितने भी लिम्फोइड टिश्यूज हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, तो ये 50% कंट्रीब्यूशन इसी का होता है। तो इट कंट्रीब्यूट, क्योंकि बेटा म्यूकोसा तो बहुत सारा है हमारे पास, है ना, तो इट कंट्रीब्यूट्स 50% कंट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। तो हमारी बॉडी में जितने लिम्फोइड टिश्यू हैं, अगर उस, है ना, जितने भी लिम्फोइड टिश्यूज हैं उन सब का कलेक्टिवली अगर देखें तो 50% MALT कंप्राइज करता है। अब MALT का मतलब म्यूकोसा से रिलेटेड लिम्फोइड टिश्यूज लाइक पेयर्स पैचेस, म्यूकोसा से रिलेटेड लिम्फोइड टिश्यूज जो होते हैं पूरे बॉडी के लिम्फोइड टिश्यू का टोटल कितना कवर करते हैं, 50%। 50%। तो ये ध्यान रखेंगे, ये नीट में 50 बार आ चुका है कि MALT क्या होता है, कितना परसेंट कंप्राइज करता है, ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, किससे एसोसिएटेड होता है, नाम से ही इसका समझ आ जा रहा है। क्लियर है इतना? क्लियर है? यस सर। हाँ। में नेक्स्ट